अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ छाप तलक सब का लास्ट पार्ट लेकर, और इसकी मुसन्निफ़ा है फरजाना खरल। तो चलते हैं नॉवल की जानिब। ठेकेदारों की बहू खासी समझदार हैं, जो जानती है कि 1000 एक अच्छी खासी रकम है जिससे 10 ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। सरका का जुमला वो बैरूनी रविश पर सुस्त कदमों के साथ चल रही थी। उसके सामने देखते हुए चंद कड़वे सांस लिए। हसाम सच कहता है, नीम के पेड़ अब उसे कड़वा कर रहे थे। वो मेहमानों को सी ऑफ करने के बाद अब गेट के पास ही मौजूद था। उसके घर की राहदारी पर जो लड़की सुस्त रवि से चलती आ रही थी, वो शख्स उसके कदमों के शौक आहटों का आदी था। आज वो रौनक कहीं नहीं थी जो उसकी नखरीली चप्पल के शोर से हसाम के दिल में लगा करती थी। चचा मियाँ की बातें किस कदर सच थी। वो कैसे गर्ज के बरसते थे कि ये गासिब जट, उन्होंने हमारा अरोज चुरा लिया था। भले पाई पाई चुकाई होगी तो ज़मीनों की चुकाई होगी, उनके मज़ारें, उनकी मुंशी, उनके खेतों पर उड़ने वाले परिंदे और परिंदों की मीठी बोलियां, सब उस खानदान ने कब खरीदा। उसने एक कड़वा कसीला हंगारा भरा। वो उसे देखने लगा। शायद वो उसके चेहरे पर माँ का रद्द अमल ढूंढ रहा था। वो लम्हा भर को उसके पास रुकी, फिर उसे एक मायने खेज मुस्कुराहट के साथ घूरा। मेरी दादी कहती थी कि हम राजपूत औरतों को ये कबीला यूँ देखता है जैसे उनको काबा नज़र आ गया हो, कंगाल नज़र। वो गर्दन को झटका देकर करीब से गुजर गई। उसकी चाल की बदलते हुए रंग ने उस शख्स पर क्या क्या ना आया किया था। तुम्हारे घर में दरीन का दिल बेतहाशा दुखा है। तुम्हारी रविश पर चलती दरीन की आँख भी नम हुई है। उदासी से चप्पल पर बोझ डालती उसकी शफाफ एड़ियाँ भी दरीन से निगाह बचा के उसके शिकवा कर रही थी। आज जिंदगी में पहली बार उसने अपने दिल को धुआं होते महसूस किया था। वो जानता था कि घर में उसकी दादी की हालत भी उससे मुख्तलिफ नहीं होगी। उसने घर का दरवाज़ा तो आहिस्तेगी से ही खोला था, लेकिन अगले ही पल उसने जो चीख मारी वो खासी बुलंद थी। हाय हाय, क्या हुआ। अंदर कमरे में पलंग की चादर बदलती नूर चची तेजी से बाहर आई थी। शायद दरवाजे से चपक कर ही बैठी थी। जैसे ही खोला तो पाँव के नीचे आ गई बदतमीज़। उसने अपनी बेसाख्ता चीख पर गुस्सा आया था कि उस चीख की वहाँ तक भी पहुँची थी जहाँ वो आवारा अफसर खड़ा था। वो बरामदा अबूर करती सहन में आ गई। मैं तुमसे 100 बार कह चुकी हूँ कि ये बिल्लियाँ घर में घुस आएँ तो इन्हें करके निकाल देते हैं। जब इनकी मेहमानदारियाँ दूध मिलाई से होगी तो फिर तो बार बार आएंगी ही। नूर को जैसे आज दिल के भड़ास निकालने का मौका मिल गया था, मगर उनको वो जुमले दरीन के दिल में तीर की तरह गड़े थे। नीम के मोटे तने पर उसका हाथ जामिद हुआ, जैसे झल्ला कर वो परिंदों को उड़ा देना चाहती हो। नूर उसकी मुतवातर खामोशी पर ठनकी। दरीन उनके हिसाब से घर जल्दी आ गई थी। अकबर की दुल्हन कैसी है। उन्होंने बात बदली। मैंने नहीं देखी, वो सो रही थी। उसने मोटी शाख को ज़ोर से झुलाया। परिंदों ने उड़ा दिया, मगर उसकी घनी शाख से एक चमकता पर नज़र आ रहा था। वहाँ कोई अजनबी परिंदा दम साधे बैठा था। लो भला, ये क्या बात हुई। मेहमानों के आने पर सोतों को जगाया जाता है। चची की सुई वहीं अटकी हुई थी। जरका जानबूझकर बहू को हमसे मिलवाना नहीं चाहती। उन्होंने तेवरी चढ़ाई और फिर बड़बड़ाते हुए अंदर जाने लगी। चची, एक बात तो बताएं। दरीन उनकी सिमत घूमी। अगर बदहाल बिल्लियाँ घर में घुस आए तो उन्हें करके क्यों निकालते हैं। नूर जैसे पाँव चलता बच्चा थी जो पटाख से ज़मीन पर गिर गई थी। जाने वो कितनी देर बाद उठने के काबिल हुई थी, और चौखट थाम के बोली, जब रोज़े क़यामत हो तो ये सवाल अपने बाप दादा से करना, उनके पास ज़रूर जवाब होगा। उनकी आवाज़ निहायत नहीं थी। वो अंदर आया तो सब उसके सोच के मुताबिक था। लॉन्च में सूरत हाल खासी कुशादा थी। दादी आंखें भर भरी हो रही थी, और एन सास के सामने जरका भी कोई पाँव पाँव भर के आंसू बहा रही थी, और वस्ती सोफे पर उसका बाप सर थाम के बैठा था, जिसे उन दोनों की तकरार पर बेडरूम से बाहर आना पड़ा था। लो, आ गया आपका बेटा, पूछिए इससे, मैंने दरीन के शान में कौन सी गुस्ताखी की है। जरका की आवाज़ गुस्से से कपकपा रही थी। हसाम ने एक बोझल सांस लिया।
माँ ने उसे खामोखाही जज के ओहदे पर फाइज कर दिया था। मेरे 100 बार बुलाने पर वो तुम्हारे इस राजधानी में आई थी और मेरे मेहमान की जो बेइज्जती तुमने की है वो मरते दम तक याद रखूंगी। दादी की घुटी घुटी आवाज़ें फिर से सिसकियों में ढली। हसन के लिए ये एक सतीन मरहला था। माँ और दादी के अलावा तीसरा उसका दिल था जो आज मामूल के रफ्तार से सुस्त था। जरका की पुरउम्मीद निगाह अभी तक बेटे पर टिकी थी। उसे चंद लम्हे मस्जिद देखने के बाद उसने जान लिया था कि वो भले खड़ा खड़ा बूढ़ा हो जाएगा, कभी ये एतराफ़ ना करता कि माँ के वो अल्फाज हद तक आमेज नहीं थे। आमान वो किस्सा 2 फरीकैन से सुन चुके थे। कौन गलत था कौन सही, उसका फैसला वाक़या पर मौजूद तीसरा फर्द ने करना था। आमान ने उस तीसरे फर्द को बहुत गहराई तक जांचा। उनकी बीवी को सिर्फ शक था कि वो दरीन को पसंद करता है, मगर बाप को बेटे की गैर हालत देखकर यकीन हो चुका था कि मामला पसंद से आगे का है। ये क्यों बोलेगा, ये तो उसी के खेल खाओं में से है, उसी की तरफदारी होगा। वो तब कर बोली और दानिस्ता गलोगीर हुई कि बेटा तड़प के या मुस्कुरा के कहेगा, अम्मी आप कैसी बात कर रही हैं। उसने देखा कि वो जो बेहद हरकत खड़ा था वो माँ की बात पर मुस्कुराया। अमान ने गौर किया कि वो ऐसे मूड में था कि बात निकले और दूर तलक जाए। माँ उसे मुस्कुराता देख के झटके से खड़ी हुई। आपने ये अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि मैं इसका खैर ख्वाह हूँ, सो इसी की तरफदारी करूँगा। वह सहूलत से चलता हुआ माँ के करीब हुआ। काश आप ये भी अंदाज़ा लगा लिया होता कि मैं उसका तलबगार हूँ, तो दरीन के लिए आपका दिल इतना सख्त ना होता। उसने ये बात जिस कदर सुकून से कही थी, उसने माँ के सुकून को उसी कदर चूल्हे में झोंका था। वो आज से कब्ल जानती ही नहीं थी कि उसका बेटा इतनी मुश्किल बात इतनी आसानी से कर सकता है। वो ठंडी ठार हुई और जब बोलने के काबिल हुई तो बिला वजह हंसी। अगर तुमने आइंदा ऐसी फजूल बात की तो याद रखना। उसने अंगुष्ठे शहादत उठाई और कड़ी से कड़ी धमकी का सहारा लेना चाहा, लेकिन जुमला अभी आधा ही था कि वो बोल पड़ा, अम्मी ये कोई मुकाबलेबाजी नहीं, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। आपकी जानिब से कोई जज्बाती सीन होगा और नहीं मैं कोई धमकी सुनूंगा। मेरी शादी हर सूरत और हर हाल में दरीन से ही होगी इंशाअल्लाह। उसका लबो लहजा इंतहाई कतई और पथरीला था। वो दोनों मियाँ बीवी लाजवाब रह गए थे। दादी की खामोशी हौलनाक थी कि उन राजपूतों की अक्ल बहुत टेढ़ी थी और इधर मामला दिल का था। बिलफर्ज हम मान भी जाएं तो क्या गारंटी है कि उधर से इनकार नहीं होगा। कितनी ही देर बाद अमान ने बेटे से ये बात किसी दोस्त की तरह ही की थी। शोहर की इस रजामंदी ने जरका का दिल काट कर रख दिया था। उधर से इनकार होगा ये आपका ख्वाब है। अरे उनके दिल तो खुशी से बंद हो जाएंगे। अरे मैं कितनी सीधी औरत थी, ये खेल मेरी नाक के नीचे खेला जा रहा था और मेरी अकल पर पर्दे पड़े रहे। वो जिस कैफियत में थी तो बस एक अपना मुंह नहीं नोच रही थी। खुदा के लिए अम्मी, वो भिन्नाया। उसने कुछ कहना चाहा तो दादी ने उसे इशारे से मना किया, साथ ही उसे वहाँ से जाने का भी इशारा किया। अभी दादी ने अपने खामोश बैठे बेटे को भी संभालना था, जिसे हस्साम ने एक कड़ी धूप में लाकर खड़ा कर दिया था। उसे अंदाज़ा था कि रईस जैसे जज्बाती और कीना परवर शख्स से सामना करना आमान के लिए कड़ी धूप से भी बदतर था, जबकि दादी के लिए ये सूरत हाल आगे आग तो पीछे दीवार जैसी थी। दरीन ने आज दूसरे दिन फ़ोन ऑन किया था तो हस्साम के बेशुमार मैसेजेस उसके मुंतज़िर थे। मुझे तुमसे एक खूबसूरत तरीन बात शेयर करनी है और वो बात तुम्हारे रूबरू होगी। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। नामुमकिन। उसे 2 हर्फ मैसेज करने के बाद उसने टीवी की आवाज़ तेज़ की। चलो तुम मुझसे ना मिलो, मैं मिल लेता हूँ। हाय, वो उसका मैसेज पढ़कर बोलाई। बात तो एक ही थी, नामुमकिन और दूसरी बात है जिसने ना कभी फेस को बढ़ा हो और ना कभी फराज को, जिसका अदब व अदाब के साथ कोई वास्ता ना हो, और खूबसूरत बातें। उसे ये 2 जुमले मैसेज करने के बाद उसने टीवी की आवाज़ मज़ीद तेज़ की। वो उस शख्स की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी जिसकी माँ ने दरीन को इसकी औकात दिखाने की एक बेरहम कोशिश की थी। वो जरका चची की चुभती आंखों के खौफ समझती थी। मैंने तुम्हें खूब पढ़ा रखा है दरीन, सो मैं खूबसूरत बातें कर सकता हूँ।
वो ये मैसेज पढ़ने के बाद बेसाख्ता झेपी। ढीठ। उसने फ़ोन औंधा किया और उस पर 3-4 कुशन रख दिए। कुशन्स के नीचे से उभरने वाली दबी दबी मैसेज टोन उसे भली लग रही थी। एक अमीर खास को उससे चंद लम्हे मुस्तार चाहिए थे। उसकी हालत फकीराना थी। वो खैरात के मूड में नहीं थे। माह अप्रैल के तवालत पकड़ते दिनों के चेहरे अमूमन शफाफी होते हैं, लेकिन इस बहार में आसमान की हालत किसी हिजरज़दा जैसी थी। वो बेमौसम बरस रहा था। आज जिस वक्त तरीन अपनी पक्की सहेली की शादी अटेंड करने आई थी तो धूप की चांदी चमक रही थी। फिर शाम को खूब बारिश हुई। अब रात के 9 बजे आसमान फिर सिर्फ बादलों की चहल पहल थी। सो मौसम की नियत भांपकर उसने रिक्शा वाले चचा को जल्दी बुला लिया था और आधे रास्ते तक दादी के फ़ोन से कोई चौथी बार कॉल रिसीव कर रही थी। बकौल गुड्डी के दादी का बुखार 300 तक पहुंच चुका था। गुड्डी के अलावा घर में कोई भी नहीं था। वो हकीकतन परेशान हुई थी और गुड्डी को बताया कि वो कुछ देर तक पहुंच जाएगी। खाला सकीना अपने घर को पीछे छोड़ते हुए उनकी गली के मोड़ तक आ चुकी थी। बिजली बंद होने की वजह से गलियों में गुप अंधेरा था। सिर्फ वहाँ लाइट्स ऑन थी जिन घरों में यूपीएस लगे थे। वो अगर दिन की उजाले में आती तो उसे सो जानने वाले देखते फिर चौंकते कि रईस खान के घर सकीना का क्या काम। तकदीर कि आज वो उसी घर में दामन फैलाने आई थी जिनका दामन वो बरसों से झटकती चली आ रही थी। थोड़ी देर बाद नूर के सामने बैठी सकीना गैस लाइट के मध्यम रोशनी में बस अपने हाथों पर निगाह टिकाई हुए थी और नूर उसे मखमसे से तक रही थी। वो गुड़िया की माँ थी, फिर उनके घर क्यों आई थी? वो ये बात समझने से कासिर थी, लेकिन निवाड़ी पलंग के सुनहरे पाए से लगी केसरी बहुत कुछ समझ रही थी। अगर दूर खड़ी तकरीर की आंख में कुछ छुपा था तो साथ ही केसरी की आंख में भी एक गहरा पछतावा छुपा था। आज पहली बार उसका दिल चाहा था कि दरीन घर में कदम रखते ही उसे कोसना शुरू कर दे, बल्कि उसका दिल चाह रहा था कि दरीन को धक्के देकर घर से निकाल देना चाहिए। आना जाए बाहर में उसे दादी बहुत अजीज थी। उसने रक्षा भी आमान विला के गेट पर ही रुकवाया था। इधर उसने डोरबेल बजाई, उधर गेट खुल गया। गुड्डी जैसे मुंतजिर थी। दादी अब कैसी हैं? उसने छुटते ही सवाल किया, लेकिन मलकाजी राहदारी में गुड्डी के कदमों की रफ्तार बहुत तेज़ थी। अभी वो ऊपर पोर्शन की अगबी सीढ़ियों के पास ही थी कि उसका हाथ मजबूती से थाम लिया गया। वो उस लम्हे से शनासा थी। ये क्या बेहूदगी है? वो तबदील आवाज़ से बोली। मेरे साथ आओ, वो सख्ती से बोला तो वो खामोशी से उसके पीछे चली आई। अब वो कमरे में आमने सामने खड़े थे। वो उसे कड़े इस्तेयाल से घूर रही थी और वो संजीदा था। वो उसका सारा ड्रामा समझ चुकी थी। तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि तुम चचा मियाँ के हर इल्ज़ाम के काबिल हो। वो दांत पीस के गोया हुई। और ये तुम्हारे चचा के इल्ज़ाम का ही नतीजा है कि हम दोनों घरानों के ताल्लुकात में हमेशा खिंचाव रहा है, फासला रहा। आज बरसों बाद उसकी संजीदा आवाज़ में एक शिकवा उभरा। वो बचपन के बाद आज उसके कमरे में आई थी। उसने हसन को खुद में दिलचस्पी महसूस करते हुए भी अपना रवैया उसके साथ हमेशा मोहतात ही रवा रखा था। जो भी हो, इस तरह मुझे धोखे से बुलाना भी गलत है। उसका अंदाज लड़ाका था और इस तरह हर बात पर, हर काम पर अगले बंदे को नामुमकिन कहना भी गलत है। मुझे कोई एक बंदा ऐसा बताओ जिसे कॉल रिसीव करने का भी बिल आता हो। वो शदीद नाराज़ी से बोला, मैं अब कॉल करने का बिल भी अफोर्ड कर सकती हूँ। बकौल तुम्हारे अम्मी के मेरे पास एक बड़ी रकम मौजूद है। उसके लबो लहजे में एक तेज़ काट थी जिसे हस्साम ने दानिस्ता नज़रअंदाज किया। वह उस मुलाकात को किसी झगड़े की नज़र नहीं करना चाहता था। कमॉन दरीन, तुम अब भी इसी फजूल बात के गिर्द घूम रही हो। वो एक लम्हे को संजीदा हुआ। अगर सरका चची अभी तुम्हारे कमरे में आ गई तो क्या वो यकीन करेंगी कि मैं यहाँ मर्जी से नहीं आई, जबकि बातें मुझे सुननी हैं और सहनी हैं? तो एटीट्यूड भी तो मुझे ही दिखाना होगा ना। तुम तो 4 दिन बाद दोबारा कहोगे कि मैं एक फजूल बात की गिर्द घूम रही हूँ। उसके तिलमिलाहट अरोज पर थी। ये सच है कि गुड्डी और दादी के सिवा घर में और कोई नहीं है। वो तेजी से बोला, सच सिर्फ इतना ही होता है, बाकी सब झूठ है। वो उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराई। और वो झूठ सिर्फ एक लड़की की जिंदगी वीरान करता है। उसे हसन की उस हरकत पर
रह रह कर गुस्सा आ रहा था। मेरी सारी जिंदगी झूठ हो सकती है सिवाय तुम्हारे, वो ठहर ठहर कर बोला। हालांकि उसे दरीन की बात पर शदीद ताव आया था, लेकिन वह आज लड़ने के मूड में नहीं था। उसने चंद लम्हों में ही अपना मिजाज बहाल किया। मेरे पास एक खूबसूरत तरीन बात है। वो अगले पल मुस्कुराया। मैं इस बात को अपने पास रख रख कर खासा खूबसूरत हो चुका हूँ। अब उस खूबसूरती की बाकी रंगत तुम्हें दे देना चाहता हूँ। उसका धीमा सा लहजा सुनने के लायक था। जाने किस गलतफहमी का शिकार हो हस्साम, तुम्हारी बातों के रंगों का मुझसे क्या लेना देना। वो रुखाई से बोली, ज़रा याद करो मैंने कब तुम्हारे कदमों के मफरूर आहटों को गिन गिन कर अपने पल्लुओं से बांधा है। उसने नाक चढ़ाई और अपने सिया दुपट्टे का एक पल्लू उसे झटका। वो मुस्कुरा दिया। वो उन पर शौक और बहुत कुछ तलाशती निगाहों से दामन बचाती उस रेक की तरफ आई जहाँ क्रिस्टल की लाइट्स करीदीर जेब गुलदान में सिर्फ एक नाजुक सा सब्ज खुशनुमा पत्ता मुलायम नहनी का एक अकेला मकीन था, मगर वह अजीब रौनक दिखा रहा था। कमरे की बाकी आराइश में सफ़ेद रंग नुमाया था। शायद यही वजह थी कि कीमती गुलदान में सजा वो पत्ता आने वालों की तवज्जो खींच लेता था। बहुत खूबसूरत, वो बेसाख्ता बोरी, यानी हम दोनों, उसने बरजुस्तगी से जवाब दिया, जबकि उसके लबों पर जोमाइने मुस्कुराहट थी। वो बस तेवरी चढ़ाकर सवालियों से हुई। वो रेक की दूसरी जानिब उसके ऐन सामने आया। ये मैं हूँ, और जब मैंने खुद को खरीदा था तो मैं पानी जैसे रंग का था। उसने लाइट ग्रीन गुलदान के किनारे पर हाथ रखा। और ये तुम हो। उसने इस मगरूर पत्ते को मोहब्बत से नरमी से छुआ। वो बस आंखों में मुस्कुराया। वो मबहूत हुई। इतने सालों में मैंने सिर्फ रंग बदला है, अभी मुझ पर पूरा रंग कहाँ चढ़ा है। दरीन ने आज जाना था कि आवाज़ भी महक रखती है, लफ्ज़ों से भी खुशबू उड़ती है। वो जैसे खुद से सिमट गई थी। फिर कुछ झेप कर उसके 2 उंगलियों को पत्तों से परे किया तो वो बेतरह महसूस हुआ और फिर सर झटक के हंस दिया। चाचा तुम्हारे बारे में सही कहते हैं, वो तीखेपन से बोली। फिर पलट कर दरवाजे की जानिब बोली। उसने दुपट्टे का पल्लू सिर पर यूं लिया कि चेहरा ढक गया। मोहब्बत मध्यम रोशनी का सिंगार थी और दरीन वो सिंगार उस शख्स की निगाहों से छुपा लेना चाहती थी जिसे दरीन के वजूद पर कोई हार सिंगार कहाँ बर्दाश्त होता था। ज़रा रुको तो, मेरी वो बात रह तो गई। उसने जस्ट भरकर उसकी भागती हुई लड़की का आंचल थामा, जैसे आईने देखने का शौक सा हो रहा हो। वो गिरते गिरते संभली। दुपट्टा रुख से सरक गया था। वो चौथी सीढ़ी पर आया। वो चोरी पकड़े जाने पर अब उसके सामने दम साधे खड़ी थी। वो उसे कब देख रहा था? वो तो ये देख रहा था कि जब कोई सांस रोक कर खड़ा हो तो कैसा लगता है। अभी वो बात तो उसने की ही नहीं थी जिस बात का हुस्न वो उसके चेहरे पर देखना चाहता था। फिर उसके बहुत पास खड़ी लड़की का चेहरा इतना रंगदार क्यों हो रहा था? तुम गलत समझ रहे हो। उसने लहजा तरश किया और फिर निगाह उठाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दिल लगी पर एतबार किसको है? उसने कंधे झटके और फिर निगाह में नीम घोलना चाहिए, मगर जाने उस एनवायरनमेंट ऑफिसर की निगाह में क्या था कि वो पलक झपकना भूल गई। अपनी ही धड़कनें गिनता दिल सारी तरतीब भूल गया। वो क्या कह रहा था? ये वो हस्साम तो नहीं था जो उस राहदारियों, गलियों और दुकानों पर तंग करता था, जिसकी शरारतें आंखें उसे कुफ़्फ़त में मुब्तला करती थी, जिसके खूबसूरत कह के उसे जिस करते थे। उस वक्त उसकी आंखों में शरारत थी। ना वो महसूस हो रहा था, ना वो मुस्कुरा रहा था। वो गलत और सही से बेगज था। उसके सामने वो थी जिसकी पेशानी पर पसीने की ठंडी बूंदें थी। उसे आईना देखने का शौक हो रहा था। वो अपना चेहरा तेज़ रोशनी में देखना चाहती थी। वो घर आते ही बरामदे में लगे आईने की तरफ बढ़ी। अभी वो हर बात से बेखबर थी, वरना उसे घर में आते ही केसरी को बुरा भला कहना था। बेड़ा गर्क हो उस रक्कासा का जिसने खानदान को अकल से अंधा कर दिया था, वरना उन 2 टके के मोहल्लेदारों की क्या ज़रूरत थी कि वो खानदान की पोती का रिश्ता मांगने आते। कल जब उस लड़की को हकीकत का इल्म होगा तो वो सहन में खड़ी उसे क्या क्या नहीं सुनाएगी। चौखट से टेक लगाए खड़ी केसरी का दिल डूबा जा रहा था। अब केसरी को यहाँ नहीं रहना था। केसरी आईने की तरफ लपकी दरीन के रास्ते में आई। वो दरीन की वाहिद सहेली थी, मगर उस वक्त उसका
रवैया गैरों से भी बदतर था। तुम तो कहती थी कि वो आवारा ठेकेदार खानदान तो नहीं कि मैं केसरी बन जाऊं। जब वो लड़का खानदान नहीं तो केसरी तुम्हारे अंदर अमीर खुसरो का कलाम क्यों गा रही है? उसका लहजा और सवाल ही नहीं, उसके चतुन भी तीखे थे। कैसा गीत? कौन सा कलाम? दरिन ने घबराकर अपने शफाफ चेहरे पर हाथ फेरा। क्या वो अपनी छाप तलक महबूब पर वार आई थी या उसने छीन ली थी? उसकी गुलाबी उंगलियां उसके चेहरे का हार सिंगार ढूंढने में नाकाम हुई। उसका रंग उड़ा। वो फिर से आईने की तरफ लपकी, फिर वो रुकी, मुतहर हुई। केसरी ने साड़ी के पल्लू से आईना ढांप लिया था। अब के दरिन ठिठकी, वो अंदर तक चौंकी। उसने अपनी सहेली का पथरीला चेहरा बगौर देखा। वो दोनों एक दूसरे को खामोशी से तके जा रही थी। कई लम्हों बाद साड़ी वाली लड़की के लबों ने हरकत की। तुमने अपना हर सिंगार नाहक जाया किया। कोई भी दूसरा खाना नहीं हो सकता। दरिन का चेहरा आग हुआ। केसरी के पास आज नंगे और काटदार हथियार कहाँ से आ गए थे? वो वार कर रही थी और वो दुश्मन बन रही थी। वाकई दूसरा ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि तुम्हारा खानदान सिर्फ एक जवाल था, वो अपनी ही नस्ल का जवाल था। वो गुर्राई। उसने भी जवाबी वार किया। उसने भी दुश्मन बन के जवाब दिया। वो सिर्फ इश्क था और इश्क सूद ज़्यादा का हिसाब नहीं रखता। उसने दूसरा वार किया। वो दरिन के शोलों से खेल रही थी। दुश्मन को घर में कौन रखता है? वो महबूब के घर से धक्के खा के निकलना चाहती थी। इस बार वो लाजवाब हुई। वो परेशान हुई। आखिर उसके जाने के बाद घर में कौन आया था जिसकी मुलाकात ने केसरी की बेवफाई सिखा दी थी? जो भी आया था उसका फैज़ मोहब्बत के लिए जवाल था। उसे हमेशा केसरी के शहर में गिरफ्तार रहना था। वो उसे घर से कैसे निकाल सकती थी? वो उसकी सहेली थी, वो उसकी राजदार थी। जरका ने किचन के दरवाजे से ज़रा बाहर झांका तो उसके पेट में ऐंठन सी हुई। उसका शौहर माँ के पहलू से चिपक कर बैठा था। वहाँ बातचीत सरगोशियों में हो रही थी। उसे यकीन था कि सास बेटे को रात की रवादात सुना रही होंगी कि रात को जरका हसन के बीच घमासान कारण पड़ा था। जरका ने बेटे की इस शादी के कई नुकसान दे पहलू दिखाने की कोशिश की थी। रईस के हाथों बेइज्जत होना एक तरफ, उसने तो बेटे को दरिन की माँ का किरदार तक जता दिया था कि नस्ल और असल वाली औरत कभी औलाद से मुंह नहीं मोड़ती और 80% बेटी माँ पर जाती है। उसके मुंह में जो आया उसने कहा। वो बेटे की जिस कदर मिन्नत समाजत कर सकती थी उसने की। तमाम झगड़े और बालों को नतीजा दरिन और बस दरिन ही निकला। हसाम ये फैसला सुनाने के बाद घर में रुका ही नहीं था। उसने गुज़िश्ता रात भी घर से बाहर ही गुजारी थी। क्योंकि अम्मा भी कराची में ही थी तो जरका सुबह सवेरे ही सूजे और बिगड़े मुंह के साथ बहन की तरफ चली गई थी। दोपहर को जब उसकी वापसी हुई तो न सिर्फ चेहरे के जाविये दुरुस्त थे बल्कि तबीयत से बेसुकूनी भी गायब थी। बहरहाल उसके पुरसुकून मिजाज ने दादी का सुकून गारद कर दिया था। दोपहर तक अमान भी वापस आ गए थे और हसाम भी, जो माँ से बात किए बिना सीधा कमरे में चला गया था। जरका को बेटे की नाराज़गी से कुछ खास परवाह नहीं थी। उसे असल खतरा अमान की तरफ से था, जो हमेशा मसले को हाथ से निकलता देखकर मसला संभाल लेते थे। उस वक्त भी वो चाय के हमरा लाउंज में आए तो शौहर को किसी गहरी सोच में गुम पाया। उन्होंने बीवी पर तेज निगाह डाली। जवान बच्चों से मुकालमे का नतीजा अक्सर बुरा निकलता है। अमान अजब सज मेहरी से गोया हुए थे। अगर वो यही बात गुज़िश्ता रोज़ करते तो तड़प उठती कि शौहर ओखली में सर देने को तैयार था, मगर अब हालात मुख्तलिफ थे। रात को होने वाली बातचीत न मुकाबला था न झगड़ा। एक माँ होने के नाते उसे ज़माने की ऊंच नीच समझाना मेरा फ़र्ज़ था। उसने खिलाफ आदत तहम्मुल से जवाब दिया। बहू के मीठे ठंडे लहजे ने दादी की बेचैनी को और हवा दी। ज़रा सोचे तो भाई, बड़े की शादी को अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए और छोटा भी शादी को तैयार बैठा है। वो शौहर को चाय का कप थमाते हुए बड़बड़ाई, जबकि दादी के कमरे से आते हसाम ने तमानियत भरा सांस लिया। वो आज बाप से खुल के बात करना चाहता था और वहाँ ऑलरेडी वही बात जेर बहस थी। हसाम की ये ख्वाहिश नाजायज़ भी नहीं, माशाल्लाह से अब कमाता भी है। जल्दी शादी करना चाहता है तो कबाहत क्या है? दादी ने बहू को जवाब देना ज़रूरी समझा था। वो कौन सा उससे दबके रहती थी?
वो तीनों अफराद बातों में यूं महू थे कि चाय शुरू कर दी। जरका के अकब में खड़ा हसाम उनकी निगाहों में न आ सका। शादी का भूत होता तो उतार भी देती, लेकिन उस की जो दरिन नाम की रट है ना, वो काबिल कबूल नहीं। उसके लहजे में तल्खी सी थी। अम्मी, आप भी अजीब बात करती हैं। दरिन को आपने नहीं, मुझे कबूल करना है। आपने बस अपना दिल बड़ा करना है। वो कप फोल्ड करते हुए सपाट लहजे में बोला और एन बाप के मुकाबले से संभाली। जरका बेटे की अचानक एंट्री पर खफीफ सा गड़बड़ाई। जो भी था, हसन की रात भर की गैर हाजिरी ने उसे खासा डरा दिया था। खैर, मैं तो दिल बड़ा कर ही लेती, लेकिन आज जो खबर आपा ने बताई है तो इख्तलाफी अपनी जगह पर दिल खुश हुआ कि राजपूतों का कोई तो मामला सीधा होने वाला है। वो बेफिक्रीपन से मुस्कुराई, फिर उनको सवालिया पाकर उसने बात को मजीद आगे बढ़ाया। परसों सकीना आपा ने शाहिद के लिए दरिन का रिश्ता डाला है। इधर ये लोग परसों से गुड़िया के तलबगार हैं, तो देख लीजिएगा अब बात वट्टे सट्टे पर ख़त्म होगी। वो कप में चाय उंडेलते हुए बोली। वो हैरान था कि क्या वाकई उसकी माँ ने चाय कप में उंडेली थी। अगर ऐसा था तो उसे किस चीज़ ने जलाया था? शाहिद के लिए दरिन का रिश्ता? चाय की तपिश से अंदर की खोलन कहीं ज़्यादा थी। दरिन का हाथ मांगना सिर्फ उसका हक था। वहाँ एक गहरी खामोशी छाई रही। इसका क्या मतलब हुआ कि सकीना ने रिश्ता भेजा है तो बाकी सब हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे? फिर उस गहरी खामोशी को दादी की पाटदार आवाज़ ने ख़त्म किया। उन्होंने हसन के दिल की बात की थी। मोहल्लेदारी का भी कुछ लिहाज होता है अम्मा। अब सकीना आपा क्या सोचेंगी कि उनके रिश्ते भेजते ही हम मुकाबलेबाजी पर उतर आए हैं और फ़र्ज़ करें कि मुझे कुछ फ़र्ज़ नहीं करना। वो एकदम कड़ा हुआ। जरकाब की बात मुंह में ही रह गई थी। मुझे ये सोचना ही नहीं है कि कोई क्या सोचता है। कल इतवार है और रईस चचा घर पर ही होंगे। मैं अब मस्जिद ताखिर नहीं चाहता। उसने बात तेज़ी से और तेज से ख़त्म की और फिर उसके कदमों की ने भी रफ्तार पकड़ी। उसका रुख बाहर की जानिब था। माँ चाय का कप लिए खड़ी रह गई थी। किस कदर सरकश और बदतमीज़ हो गया है। उसने बेटे के ओझल होते हुए कप मेज पर रखा। उसे इस लहजे पर लाने वाला कौन है? अमान ने बीवी पर संगीन निगाह डाली, जिसने फौरी निगाह चुरा ली थी। चची ने उन्हें वो बात बताने से कबल जाने वहाँ कौन सा ऐसम फूका था कि उन तीनों अफराद ने चुप साध ली थी। जब असम का तोड़ ज़रा कम हुआ तो उनके चेहरों पर तहरीर चमका। फिर उन सब की निगाहें दरीन पर ठहर गई। वो फातेह जो थी, उसने मैदान मार लिया था। पन्नों के चेहरे पर सुर्खी दौड़ी और वो मुस्कुराया। उसने सामने बैठी दरीन को भी मुस्कुरा के देखा, जो आखिरकार बामुराद ठहरी थी। लेकिन वो बामुराद लड़की अभी तक आसन के हिसार में थी, खामोश, साकिन। फिर ध्यान एक तेज़ आवाज़ से बिखरा। उन लोहा काटने वालों और ठेकेदारों की इतनी जरूरत कि खानदान की पोती का रिश्ता मांगने चले आए। उफ! चाचा मियाँ की आवाज़ में गज़ब का तेज था और ये बेगैरत खुशी से बावला हो रहा है। उसने पन्नों पर उंगली उठाई। इसका इश्क तो नाक के रिश्ते निकाल दूंगा। ही। दरीन ने नम आंखों में हंसी छम से उतरी। इधर पन्नों की चेहरे पर हंसी छम से गायब हुई। उस मंजर में दरीन को खाक किया, ख़त्म किया। उन दोनों में से कोई एक हंस सकता था। ये इंकशाफ जानलेवा था। इस वक्त तुम्हारा नशा उतरा हुआ है रईस। कल यहाँ नशे की हालत में आना तो तुम्हें इन लोहा काटने वालों की ज़राई थी नहीं, दौलत भी नज़र आएगी। और रही बात पन्नों की, तो तुम उसका इश्क नाक, आँख और कान और दिल से कभी नहीं निकाल सकते। ये इश्क मोर वसी है। चची के अल्फाज सर्द और लहजा गर्म था। दरीन एक पल में ठंडी हुई। हाय अल्लाह जी! चची ने माथा पीटा और फिर दुपट्टे के पल्लू का गांठ खोली। ये पैसे पकड़ और बाप के लिए नशा लेकर आ। ये अचार की शीशियाँ, ये खंडर पड़ा घर, ये कड़वे पेड़, हम सब की बदहालियाँ, ये सब कुछ इसे नशे की हालत में सच दिखाई देता है। और उतरे नशे में ये बेरहम राजपूत गैरत के ख्वाब देखने लगता है। अब इसके ख्वाब तुम दोनों की जवानी को खा जाएंगे। चल भाग के जा मेरे बच्चे। नूर ने पन्नों के हाथ पर 1000 का नोट रखा, जो अगले ही लम्हे चचा के हाथ में आकर 2 टुकड़ा हो चुका था। अरे मैं कहती हूँ कि वो काफिर तो पैदा होते ही ज़मीन में गाड़ने लायक थी, फिर आज ये दिन काहे को देखने पड़ते हैं। चची ने अपने नुकसान पर अपनी वाहिद दुश्मन को कोसा। दरीन का चेहरा सर्द हुआ। उसने एक गोशे में सिमट के खड़ी और टुकड़ों में बटी केसरी पर भीगी निगाह डाली।
फिर नोट के 2 टुकड़े लपक के उठाए। वो केसरी को जोड़ना चाहती थी, वो मोहब्बत को जोड़ना चाहती थी। तुम चाहती हो मैं उन गासिबों को अपनी हीरे जैसी बच्ची सौंप दूं, उन्हें फिर से माला माल कर दूं, जिन्होंने हमें कंगाल किया है। चाचा की आवाज़ में टपकती हुई होशमंदी ने सिर्फ राजपूतों के ही नहीं, ठेकेदारों के और लोहे कोटने वालों के भी होश उड़ा दिए थे। गुड़िया अपनी जूतियों के तलवे चमकाने लगी थी और पन्नों मकर उनके साहिल पर खड़े ऊँटों को सफ़र की सिमत समझाने लगा था। मैंने कहा था ना कि हस्साम और दरीन का कोई चक्कर ज़रूर है, जिसकी गवाही अब हालात दे रहे हैं। पूरे 1 हफ्ते से हस्साम के वालिदैन आखिर रईस के हाथों किस कारण बेइज्जत हो रहे हैं, हालांकि वो कब दरीन को बहू बनाने के ख्वाहिशमंद है। सकीना ने बेटे पर मुस्कुराती हुई और जताती हुई निगाह डाली। दरीन को बहू बनाने की ख्वाहिशमंद तो आप भी नहीं थी, आप भी तो उनके घर मेरी ख्वाहिश पर जाती हैं। मैं भी दरीन का तलबगार हूँ। वो बहुत मबहूम सा मुस्कुराया। हमारा काम उस लड़की के किरदार पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि उनके फैसले का इंतज़ार करना है। वो एक समझबूझ में घिर के बोला, बेकार की आस मत लगाओ शाहिद। एक तरफ हस्साम है जो करोड़ों का ना सही लाखों का मालिक है, दूसरी तरफ तुम हो। वो अचानक खामोश हुई। अपने गिरेबान में झांकना इतना आसान नहीं था। गरूर का सर हल्का सा झुका था। भले तुम लाखों कमाते हो, लेकिन हकीकत सब जानते हैं कि तुम परदेश में ट्रक ड्राइवर हो। वो ज़रा सा बेचैन हुआ। मैंने कहा ना कि हमें इंतज़ार करना है। ऐसा कहते हुए उसने माँ को बगौर देखा था। वो जानता था कि माँ उधर से इनकार की मुंतज़िर हैं। वो उसके मना करने के बावजूद रोज़ उनसे फ़ैसला मांगने पहुँच जाती थी। दरीन, मेरा कॉल रिसीव करो। पहले ये मैसेज घंटों के वक्फे से आता था। जब इधर से चचा का इनकार पुख्तगी पकड़ता गया तो दूसरी तरफ से मैसेज का दौरानिया भी घटता गया। वो उससे क्या बात करती, कोई तसल्ली, कोई वादा, कोई उम्मीद। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। दरीन ने वो फैसला चचा पर छोड़ दिया था। ऐसा भी नहीं था चचा क्या चाहते थे, वो सिर्फ देखना चाहती थी। दरीन का तलबगार हस्सान था। वो बाकी उम्र महबूब की चौखट पार करते तमाम कर सकता था, मगर उसके माँ बाप आखिर कब तक रईस के पाँव पड़ते। वो गाने वाले का कोठा छोड़कर 1 हफ्ते से घर में ही बैठा था। अब दादी थी जो रोज़ गुड्डी के कंधे पर हाथ रखकर उनकी चौखट पार करती, तो चची की निगाह दरीन के चेहरे पर जम जाती। वो उसे गहराई तक खोजती। वो पन्नों की माँ थी। दरीन को चची की आंख में नाचते खदशात सा देते। उसे लगता अब चची उसे भी तावीज़ घुली चाय पिलाने लगी है, लेकिन वो अपनी चाय में तावीज़ का जायका ढूंढती रह जाती। 1 हफ्ता होशमंदी में गुजारना रईस के ज़ब्त की आखिरी हद था। वो बरसों का बीमार नजर आने लगा। अगले दिन जब वो घर आया तो नशे की हालत में था। उसे घर में पड़ी अचार की बोतलें, सीमेंट झड़ती दीवारें, कड़वे पेड़ और उनकी परेशानियां एक सच की सूरत दिखाई देने लगी। हूर ने उसे 100 बातें समझा के भेजा था। वो उसके टुकड़ों पर पल रहा था। उसे रईस की गैरत का अचार नहीं डालना था। ये रईस की खुशकिस्मती थी कि अब उन दोनों घरों के अफराद को उसकी होशमंदी गवारा नहीं थी। आज जब दादी उनके घर आई तो रईस ने उन्हें ठेकेदारों की बहू के नज़रिए से देखा। हौर की बात जहन में ताज़ा हुई। सारे जहां में सिर्फ रईस ही कंगला क्यों है? अकल के घोड़े दौड़ाओ और अच्छे वक्त को हाँक के लेकर आओ। इस बार इश्क ठेकेदारों की गली में नाच रहा है। आज उसने दादी को मायूस नहीं किया। उसे ये रिश्ता कई शर्तों के साथ मंजूर था। वो जैसे जैसे शर्तें बताता गया, दादी नूर और दरीन की सांस सीने में अटकती रही। उसने चचा का फैसला सुन लिया था, अब उसे अपना फैसला सुनाना था। रईस की शरायत सुनकर अमान विला में गोया तहलका मच गया था। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। अकबर को भी कराची से अर्जेंट बुलवा लिया गया था। एक हस्साम खामोश था, बाकी सब अपनी अपनी बोल रहे थे। तुम्हारे हिस्से की तमाम प्रॉपर्टी दरीन के नाम हो सकती है कि बतौर सिक्योरिटी या हक महर। रिश्तों में ऐसा तय होना मुमकिन है, लेकिन खानदान से खरीदी हुई ज़मीन रईस के नाम करवाना इस दीवाने का ख्वाब है जिसका पूरा होना मुमकिन ही नहीं। और ऐसी शर्त एक नशे में मुब्तला शख्स ही रख सकता है। अमान बेबसी की जालत से बाहर आए और अपनी बात मुकम्मल करने के बाद बेटे को निहायत अफसोस के साथ देखा। अंदाज माजरती था कि अब बस,
मगर बाबा, रईस चाचा ने यह भी तो कहा है कि वो इस ज़मीन की कीमत किस्तों में अदा करते रहेंगे। अकबर कदरे हिचकिचाकर बोला, क्योंकि वो जानता था कि रईस से तो एक किस्त की अदायगी तक नामुमकिन थी। और अमान ने जवाब में एक इस्तज़ाइया हंकारा भरा था। हसाम अब भी बिल्कुल साकित ठेस बैठा था, जैसे वो गूंगा और बहरा हो। ये सिक्योरिटी है ना हक मेहर। अरे कोई बेवकूफ़ भी सुनेगा तो यही कहेगा कि रईस अपनी भतीजी को बेच रहा है। माँ की इस बात पर हसाम के वजूद ने एक बेकल सी जंबिश की। जरका अब कहीं जाकर हवासों में लौटी थी। अम्मी, खुदा के लिए आप तो खामोश रहें। इस तरह चीखने चिल्लाने से ये मसला हल नहीं होगा। अकबर ने जैसे मिन्नत की। अब ये मसला किसी तौर भी हल नहीं होगा, बस बात ख़त्म समझो। वो अपना सीना मसलती हुई सोफे पर ढेसी गई थी। अम्मी, मैं महज प्रॉपर्टी की वजह से दरीन को छोड़ दूँ, ये मुमकिन ही नहीं। वो सर्द लहजे में कतईयत से गोया हुआ। खानदान की ज़मीन से मेरा जितना हिस्सा बनता है मैं वो तो रईस चाचा के नाम कर सकता हूँ। उसने ये बम फोड़ने के बाद सिर्फ दादी की तरफ देखा, जो उसकी पैगाम रसा थी कि जाएं उसे खबर कर दें कि कोई उसके इश्क में फ़कीर होने को तैयार है, यानी उसे रईस की हर शर्त मंजूर थी। उसने वहाँ मौजूद हर एक की चलती सांसों पर पाँव रखा था। वो सब तड़प कर रह गए थे। एक खारदार खामोशी दर आई, जिसे अमान की तल्ख आवाज़ ने खासी ताखिर से पाटा। अगर कल कला को रईस ने दरीन को घर बसाने ही ना दिया तो कंगला हो जाओगे। लिहाजा अब फैसला भी करना है तो अपनी दरबदरी को जहन में रखकर करना। बाप की बेरहम आवाज़ ने उसे कन छुरी से जबा किया। वो कुछ सानिया बाप की आंखों में देखता रहा, फिर जैसे खुद कलामी की, मैं उस कल कला में भी कंगाल हो जाऊंगा, दरबदर हो जाऊंगा, जिसमें वो नहीं होगी। उसका लफ्ज़ लफ्ज़ बेकली की डोर से बंधा हुआ था। गोया वही होना था जो हसन चाहता था। सबने जान लिया था कि उसे समझाना बेफायदा है। सबने खामोशी से उसे जाते देखा, हत्ता कि वो नज़रों से ओझल हो गया। लाहौल वाला कुवत। अमान ने अपना फ़ोन मेज़ पर पटका। ये नाहंजार किस मजनू की औलाद है? उसने बीबी को कड़े तेवरों से घूरा तो दादी की अस्तगफिरुल्लाह बेसाख्ता थी। जरका ने अपने अचानक खुल जाने वाले मुंह पर कपकपाता हाथ रखा। आपसे अल्लाह पूछे, वो भड़क कर बोली। उसने दोनों कान छुए। रईस की ज़बानी नशर होने वाली इस खबर ने पूरी कॉलोनी को घुमा दिया था। उन्होंने दांतों में उंगलियां दाब ली थी। उसकी वजह रईस की शर्तें रखना नहीं था, बल्कि ठेकेदारों का इन शर्तों को कबूल करना था। इस खबर ने सकीना के दिल की हालत भी घेर कर रखी थी। दरीन इतनी खास थी, क्या वह सोने की कान थी? इस खबर ने शाहिद के हवास को झंझोड़ कर रख दिए थे। हसाम की ज़िंदगी में दरीन की अहमियत और हैसियत ने उसे तड़पा सा दिया था। उसे लग रहा था वो बाजी हारने वाला है। बहरहाल अभी दोनों उम्मीदवारों को राजपूतों की जानिब से इकरार का अंदिया मिला था, न इनकार का पैगाम। गुड़िया और पन्नों की हालत को भी इसी बात ने संभाल रखा था, जबकि दरीन की जहनी और दिली हालत अबतर थी। हसान के इस फैसले ने उसे हिला के रख दिया था। दादी नहीं जानती थी कि ये नाराज़गी का इजहार था, ये उसकी वजह कुछ और थी। मगर अली अलसुबह उनकी बहू और बेटा अकबर के साथ कराची जा चुके थे। हसाम ऑफिस से आया तो घर में गहरी खामोशी थी। उसने महज दादी के इसरार पर खाने के नाम पर 2-4 निवाले ही हलक से उतारे थे। वो थोड़ी देर दादी के लाताल्लुक बर्दाश्त करता रहा, जैसे उन सब ने हसाम को उसके हाल पर छोड़ दिया था। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? उसका लहजा एक तड़प लिए हुए था। दादी ने एक बिस्मिल्लाह भरी और फिर उसकी आंखों में झांका। तुम गलत नहीं कर रहे हो मेरे चांद, मगर जो हो रहा है वो भी सही नहीं है। हसाम ने महसूस किया जैसे उनकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। वो बहुत दूर तक देख रही थी। उसे जानते हो ना? वो जैसे बहुत करीब से बोली। उसने नफी में सर हिलाया, ना अज़बात में, बस निगाह झुका ली कि वो उसे जानता था। मैं सब करने पर मजबूर था। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था जो मुझे उस तक ले जाता। उसके लहजे की बेकली हद से सवा थी। वो उस रास्ते से भी तुम तक नहीं आएगी। दादी की खनक आवाज़ ने उसे बर्फ का किया। वो उसे जानता था, इसलिए उसकी कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वो उस लड़की को समझता था कि वो क्यों डिस्टर्ब है। ये भी जानता था कि वो क्या बात करना चाहती है। उसे यकीन था कि वो जल्द ही उसके रूबरू आएगी। हसाम, मेरी कॉल रिसीव करो। उसके फ़ोन से गुज़िश्ता रात मैसेज
वक्फा वक्फा से जाता रहा था। आज दोपहर के बाद उसके वक्फे का दौराना घटता गया। दूसरी जानिब से कॉल रिसीव हुई, न किसी मैसेज का रिप्लाई आया था। उसने कुछ सोचा, फिर गुड्डी से रब्ता किया। किस्मत यहाँ उसका साथ दे रही थी। अगले 10 मिनट बाद वो दादी के सामने खड़ी थी। मैं हसाम से बात करना चाहती हूँ। उसने दादी का हाथ मोहब्बत से थामा। दादी का दिल हौल उठा था। दरीन के लम्स में एक अनहोनी सी रंग रही थी। कमरे में आने के बाद उसने अपना फ़ोन ऑन किया, जहाँ दरीन के मैसेजेस का सिलसिला थम चुका था। उसने फ़ोन बेड पर उछाला और फिर रिस्ट वॉच उतारने लगा कि दरवाज़ा बजा। वो खफीफ सा मुस्कुराया। दादी सीढ़ियाँ चढ़ने से कासिर थी और ये दस्तक गुड्डी की नहीं थी। उसका प्लान कामयाब हुआ था। वो तेज़ कदमों से चलता दरवाज़ा तक आया। दरवाज़ा वाह करते ही वो जामिद हुआ। उसे दरीन के चेहरे पर छाई वीरानी ने मुतहर किया। नसीब हमारे। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। दरीन के कदम सुस्त थे और दिल तेज़ी से धड़क रहा था। क्या उस शख्स से जान छुड़ाना आसान था? वो उसके सामने आई। वो उसे टकटकी बांध कर देख रही थी। हसाम को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो उसकी गुस्सैली, तेज और कड़वी कसीली निगाहों का आदी था। वो उसे इतने गौर से कब देखती थी? क्या हुआ दरीन? उसके इस्तफसार में नरमी थी। वो परेशान हुआ। दरीन के दिल को धक्का सा लगा। वो उसकी खातिर भरे जहान में अकेला पड़ गया था और वो उन दिनों चुनती भर रही थी। उसने जान लिया था कि दरीन और पन्नों में से मोहब्बत का फैज़ किसी एक को ही हासिल हो सकता है। किसी एक को खसारा भुगतना था। उसका खसारा सिर्फ दिल का खसारा था, दूसरा खसारा नस्लों की भुगतना था। उसने निगाह मोड़ ली। तुम्हारे पास पैसा है, ओहदा है, तो तुम किसी को भी खरीद सकते हो। इसका यह मतलब नहीं कि तुम दरीन को भी खरीद सकते हो। उसकी तंजिया लबो लहजे ने हसाम को हैरान नहीं किया था। वो यही तवक्को रखता था। शट अप दरीन। वो फिर भी उस इल्ज़ाम पर तड़प सा गया था और उस पर परेशान सी निगाह डालता हुआ सामने से हट गया था। वो जो आज उसे बेहिसाब देखना चाहती थी, वो घूमकर उसके सामने आई। अभी मेरा चचा भूख के नशे में है, वरना राजपूत बेटियों का सौदा नहीं करते। वो जब्त करते करते भी आपे से बाहर हुई। हसाम के अंदर उठने वाला उबाल शदीद तरीन था, मगर वो आज उस लड़की के हर अदा बर्दाश्त करना चाहता था। सौदा नहीं किया, वो सब तुम्हारे सर से वार के तुम्हारा सदका दे दिया है। वो उसके उलझे बिखरे गर्दन के गिर्द उड़ते बालों को नज़र से संवारता हुआ मोहब्बत से जवाब दे रहा था। बात मुकम्मल हो चुकी थी। अब कोई सवाल बनता ही नहीं था, मगर वो आज तादेर वहाँ रुकना चाहती थी। उसे बातों से बात निकालना था। हसाम जिसे सदका समझ रहा था, वो ठेकेदारों की नस्लों का खसारा था। ओह, वो लब सुखेड़ कर मुस्कुराई। तुमने सदके की नियत की, जिसे अल्लाह और मैंने तस्लीम कर ली। समझो मेरी हर बला टल गई। अब उससे आगे बात खत्म। हसाम ने उसे तब कर घूरा। शुरू और ख़त्म का किस्सा एक तरफ, लेकिन ये सरासर झूठ है कि बला टल गई। मैंने आज भी खाला सकीना को तुम्हारे घर जाते देखा था, जबकि वो लोग जान चुके होंगे कि वो बात मुकम्मल करना चाहता था, मगर दरी ने बीच से बात काट दी। तुम्हारे घर कमिश्नर की बीवी आए या किसी चमार की, कभी हमने तो एतराज़ न किया। हमारे घर बिल्ली का बच्चा आ जाए या फिर किसी दरख्त पर परिंदा ही बैठ जाए, तुम्हें एतराज़ क्यों होता है? वो तुनक कर बोली। शायद वो उसे या खुद को उस तर हकीकत की झलक दिखाना चाहती थी जिसे वो गुम करना चाहती थी। मुझे एतराफ़ है, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अब खाला सकीना को तुम्हारा घर नहीं आना चाहिए। अब दरीन चौकी। मैं हर चीज़ छोड़ सकता हूँ, तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। वो उसे अपने अब में शामिल कर चुका था। वो बस उसे देखती रही थी। वो कितनी देर खुद को छुपाए रखती। अब हिज्र सरगोशियाँ करने लगा था। अकेले अकेले ही सौदा कर लिया। मुझसे मशवरा करते हैं, हम मिल बैठकर कोई सबेल निकाल लेते तो कुछ न कुछ बचा ही लेते। वो निहायत तरद्दुद से मुस्कुराई थी। मुकाबिल ने भी खामोशी तरद्दुद के साथ ही बरकरार रखी। तुम रईस को जानते हो, तुम हूर के शौहर को नहीं जानते। वो तुम्हें कंगाल कर देगा। जाने क्यों आज वो दरीन का सदका उतारने वाले को आंख झपके बिना देखना चाहती थी, और वो शख्स उन आंखों के इर्तिकाज से खौफजदा हो रहा था। तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे ज़मीन जायदाद का कोई परवाह नहीं। वो सिवाय उसके हर एक से बेपरवाह हो रहा था। वो खानदान बन रहा था जो अपनी ही नस्ल को जवाल था। अपना सब कुछ मुझ पर वार के केसरी की महबूब बन जाएंगे। उसे ऐसा इल्हाम सा हुआ जैसे वो वापसी की राह पर कदम रखने वाली थी। तुम सिर्फ केसरी की महबूब को जानते हो, केसरी को नहीं जानते। खानदान से कोई नफरत नहीं करता। हर आफत पर केसरी को पुकारा जाता है।
हर पुकार पर उसे ही मुँह छुपाना पड़ता है। तुम अभी भूखा रहने के इरादे बांध रहे हो। राजपूतों ने भूख को झेला है, बर्दाश्त किया है। इरादे बांधना और झेलना दो अलग चीज़ें हैं। मैं चाहती हूँ हसाम हसाम ही रहे। वो फिर मुस्कुराई। वो क्या कह रही थी वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो हरासा हुआ। देखो, बिछड़ने की बात मत करना। मैं डर गया था, मैं मर भी सकता हूँ। उसने अपने दोनों हाथ एक झटके से छुड़ाए। हिजर का जादू टोना कर दी। वो बला उसका दामन छूना चाहती थी। वो उससे कदम कदम दूर हुआ। वो उसे अपने करीब कैसे कर सकता था? वो घर आई तो उसके चाल में इतराहट थी। उसके हाथ हिजर के डफ बजा बजा के आए थे और वो अजीब लड़की वसाल के गीतों की मानी दिख रही थी। मगरबी दर्ज के साथ केसरी ने उसे अचंभे से देखा। उसने दरिन को अपने पास आते देखा। वो उसके बहुत करीब आके ठहर गई। तुमने कहा था ना कि मैंने अपना हार श्रृंगार नाहक बर्बाद किया, कि कोई भी दूसरा खाना नहीं हो सकता। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ के बोली। उसने अपने हाथ पहलू पर रखे। उसकी आंख में मुस्कुराहट की मीठी खंजर थी। तुमने गलत कहा था। वो एक फाते की तरह मुस्कुराई। वो बिल्कुल सीधी गर्दन के साथ मगरूर दिख रही थी। कोई उसके इश्क में खानान हो चुका था। खानान बस एक सवाल है लड़की। केसरी की चुपती आवाज़ ने उसकी बेखुदी का दायरा पाटना चाहा, मगर वहाँ रक्स की ले न टूटी कि दरिन अपनी कहानी से उन दो किरदार को निकाल चुकी थी, जैसे वो पन्नों की ज़िंदगी से सेहरा छानने वाले ऊँटों को निकाल चुकी थी, जैसे वो गुड़िया की ज़िंदगी से सस्सी को निकालना चाहती थी। अब वो सिर्फ दरिन थी। वो मोहब्बत में हीर हुई न रांझा। उसकी मोहब्बत ने अमीर खुसरो का कलाम ओढ़ लिया था। अब वो एक सूफी का कलाम थी। उसे किसी जवाल का हिस्सा नहीं बनना था। वो रक्स वसाल में थी कि रक्स हिजर में ये सिर्फ तकदीर जानती थी। केसरी ने महबूब से बिछड़ने के बाद रोते हुए तो 12 रक्स किया था। आज पहली बार ऐसा था कि वो रक्स देखते हुए रो रही थी। आजकल वो घर आता तो उसके बाप के हुक्के की गड़गड़ाहट इश्क कसीदे पढ़ रही होती। आखिर 2-4 दिनों तक रईस बाप की अच्छी खासी ज़मीन का दोबारा मालिक बनने वाला था। ऐसे में पन्नो अपनी माँ का मुरझाया चेहरा देख के परेशान नहीं होता था। उसे राजपूतों की कसीदे पढ़ती माँ की तल्ख आवाज़ें भी परेशान नहीं करती थी। अगर कोई चीज़ उसे परेशान करती थी तो वो दरिन की खामोशी थी। आज वो घर आया तो शशुद्दर हुआ। आज उसके बाप का ठंडा हुक्का जैसे नवे पड़ रहा था। पन्नो का दिल अजीब तरह से धड़का, यानी दरिन की खामोशी टूट चुकी थी और दरिन के फैसले ने रईस को इस घर से दोबारा लाताल्लुक कर दिया था। अब कोई शर्त रखी जाएगी, ना कोई सौदा होगा। अब मैं तुझे हसाम के साथ सिर्फ इज्जत और वकार के साथ ही रुखसत करूंगी। मुझे रईस की किसी धमकी का परवाह नहीं। आज नूर उसकी माँ चमक चमक के गरज रही थी। पन्नों के कदम जमीन में गड़ गए। अंदर एक उबाल सा उठा। उसकी माँ दरिन को कैसी पट्टियाँ पढ़ा रही थी। ये राजपूत जाए भाड़ में, इन्होंने तुझे एक छत के अलावा दिया ही क्या है? अरे इनको तो अपनी इज्जत का खाक में मिलाने की लत पड़ी हुई है। 100 पन्नों का चढ़ाया हुआ कोई भी चांद दुनिया के लिए नया नहीं होगा। तुम सिर्फ अपना भला सोचो दरिन। आज से कबल नूर दरिन से पन्नों के हक में फैसला चाहती थी, मगर आज उस लड़की की कुर्बानी ने उसके अंदर एक ममता सी जगा दी थी कि हसाम जैसे रिश्ते को ठुकराना दिल गुर्दे का काम था। नूर ने मिर्चों का आधा डिब्बा तसले में उंडेला और वो मिर्चें जैसे पन्नों की आंखों में झोंकी गई थी। ये कैसी माँ है? वो गुस्से से खोलता हुआ बढ़ा। जब औरत सिर्फ अपना भला सोचती है ना, तो वो शाहिना दरिन की माँ बन जाती है। जब औरत सिर्फ अपना सोचती है तो वो गुड़िया को भूल के सस्सी बन जाती है। औरत सिर्फ मोहब्बत ही तो नहीं होती, वो एक बेटी भी होती है चची। उनके अकब में खड़ा पन्नो जैसे वही जम गया। मैंने इस घर में 3 औरतों के साथ जिंदगियां गुजारी हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो लम्हा भर को खामोश हुई। नूर ने उसे उलझ कर देखा। दादी के पास सिर्फ अच्छे वक्त के किस्से थे। वो अपने हाल पे मुस्कुराई। ना उन्होंने किसी और को मुस्कुराने का मौका दिया, मगर दरिन ने उस घर में रची बसी अचार की महक से सीखा कि औरत नूर भी तो होती है। दरिन ने हमेशा नूर से मोहब्बत की। उसने नूर के कट लगे मिर्च ज़दा हाथों को चूमा, फिर उन्हें आंखों से लगाया। पन्नों ने उस मंजर से निगाह चुराई। आप मुझे तावीज़ गुली चाय पिलाती रहिएगा, मैं उसे भूल जाऊंगी। उसकी आंखों से बहने वाला पानी दुख नहीं था, उसकी आंखों में मिर्चें चुभती थी। नूर ने उसे तड़प के देखा।
तुम जानती हो मेरे तावीज़ चाय में घुलते ही बेअसर हो जाते हैं। वो बिखर कर मुस्कुराई। मगर एक राजपूत औरत पर उन तावीज़ का असर ज़रूर होगा चची। उसने नूर का हाथ चेहरे पर रखा। पन्नों ने वहाँ खड़े खड़े गायब हो जाना चाहा। दरीन मेरी जान, तुम सब कुछ छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाओ। नूर ने उसे अपनी आगोश में समेटना, जिसका सर नफ़ी की सूरत में हिल रहा था। कुछ फैसले राजपूत मर्दों ने किए जिसके नीचे मैं हम औरतें वक्त के अच्छे घरानों से शिकार के निकाल दी गई। आज फैसला एक राजपूत ख्वाहिशों की नहीं, नस्लों की भी अमीन होती है। उसका वजूद नम लेकिन आवाज़ खुश्क थी। उन दोनों औरतों से निगाह हटाता पन्नों कभी सर उठा के उस लड़की का सामना नहीं कर सकता था जो अपने साथ बैठी पन्नों की माँ को बस मुस्कुराता देखना चाहती थी कि दरीन उस नूर नामी औरत को बेहद चाहती थी। नूर उसकी हर बात समझ रही थी, मगर एक बार उनका जहन उलझ गया था कि उस घर में उनके साथ रहने वाली तीसरी औरत कौन थी। लेकिन वो उल्टे कदम वापस जाता पन्नों ये राज जानता था, मगर उस लम्हे वो भी हक़-व-दक था कि आखिरी दरीन ने उस रक्कासा से क्या सीखा। वो रक्कासा जिसे कल शब दरीन ने मगरबी दीवार के साथ गरूब होता देखा था। उस कॉलोनी में तय पाया जाने वाला ये पहला रिश्ता था जिसकी मिठाइयाँ खुशी से ज़्यादा हैरत के साथ खाई गई थी। और नफसा नफसी के इस दौर में जीने वाले लोगों का इस मिठाई को हजम करना मुश्किल था। दरीन ने अपने फैसले से उस हकीकत को झुठला दिया था कि इज्जत सिर्फ उस औरत की होती है जिसके घर के मर्द लाखों कमाते हैं। वहाँ हर घर में इस बात पर बहस की गई थी। दुकानों पर और मचानों पर साहब नजर लोगों ने दलाल से साबित किया था कि देखो, अच्छे घराने की औरत किसी भी हाल में अपनी इक़दार और रवायात का सौदा नहीं करती। उनकी गली के वो रिहायशी ख्वातीन जो अय्याश राजपूतों की आचार बेचती औरतों को मुंह लगाना गवारा नहीं करती थी, अब सकीना को रईस के घर जाता देखती तो बहाने से उसके हमरा हो लेती। वो अब दरीन को और नज़र से देखती जिसने कसम परसी की हालत में भी लाखों में खेलते हसाम को ठुकरा दिया था। दूसरी तरफ बकौल रईस के उन लोहा कोटने वालों की हालत अब सोना कूटने वालों जैसी थी। आखिर वो ओहदेदारों के मुकाबले में चुन लिए गए थे। खानदान की नस्ल का इकलौता वारिस आज भी हर फिक्र से आज़ाद अपनी खुशी में मसरूर था। जो कल तक समझता था कि वो दरीन से निगाह किस तरह मिलाएगा, अब उसके अंदर उस असली राजपूत सोच ने सर उठा लिया था कि वो तालीम तरबियत ही क्या, जहाँ औरत की घुट्टी में कुर्बानी और समझौता न डाला जाता हो। अब उसके सामने बात बे बात हंसता पन्नों जाने कितनी मिठाइयाँ खा जाता। ऐसे में वो दरीन के मुंह में भी एकदम मिठाई ठूसना कभी जान ही ना सकता था कि उस लड़की के मुंह में जाते ही वो लड्डू कच्ची निमोलियों में ढल जाते। बस एक नूर थी जिन्हें खुदगर्जी का एहसास कचोके लगाता था। अब उन्होंने घर के वो डब्बे खाली कर दिए थे जिनमें वो तावीज़ रखती थी, मगर दरीन अपनी चाय में उन तावीज़ों का जायका तलाशती जिसे पी के वो किसी को भूल जाना चाहती थी। चंद रोज़ कबल सकीना के घर से आई बेशकीमती मिठाई आमान विला में भी यकीनन तशक्कुर के साथ नोश की जाती। आखिर उनके सर से बला जो टली थी, मगर बुरा यह हुआ कि मिठाई अस्साम के मौजूदगी में आई। उस खबर को सुनने के बाद उसकी कैफियत यूँ थी कि कोई मुझे सांस लेने का ढंग बताए। उसके मुतहविश हालात के तहत उसकी माँ बाप ने दम साध लिया था। वहाँ दादी वो वाहिद फ़र्द थी जिनके चेहरे ने आज कई दिनों बाद मामूल का रंग पकड़ा था। उन्होंने हसन के गायब होते ही मिठाई का डब्बा खोला और फिर मुंह में गुलाब जामुन रखते हुए साकित बेटी बहू पर एक जताती निगाह डाली कि देखो, भले राजपूतों की जायदाद टुकड़ा टुकड़ा होकर बिक गई, मगर उन औरतों ने अपना वकार हमेशा संभाल कर रखा। अब हर गुजरते दिन के साथ जरका पर हकीकत वाज़ेह हो रही थी कि उस लड़की ने उसके बेटे के सब कुछ छीन लिया था। उन दिनों हस्साम की हालत मफरूसों से भी बदतर थी। हालत तो दादी की भी ठीक नहीं थी, अगरचे उन्हें दरीन पर खरीदो फरोख्त जैसा ताना बर्दाश्त नहीं था, मगर अब उसका ये फैसला भी दिल चीर रहा था। इस बर्दाश्त का नतीजा ये निकला कि अगले दिन ही दादी सीना मसलती हुई हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। दरीन ने खुद पर पहरे लगाए थे, ना उसने अपना फ़ोन ऑफ किया था। वो उस शख्स की हर तकरार सुनने को तैयार थी, लेकिन जाने क्यों हस्सान के लबों ने जामिद खामोशी ओढ़ ली थी। दरीन के लिए हमेशा उस घर का फासला तय करना दुश्वार रहा था, मगर आज दादी की अयादत को आते हुए उसका अंदाज पहली बार बदला हुआ था।
वो उनकी राजधानी ठुकरा चुकी थी। आज वहाँ जरका की हालत गिर थी। दादी सामने ही तख्त पर लेटी थी। दरीन के हवासों पर कई रोज से तारी बेहिसी एक रेशम की तरह सरकी कि वो भी सामने ही बैठा था। वो बस चंद लम्हे निगाह मिलाने में मुताइल हुई कि वो एक संगदिल नस्ल से थी और उस शख्स के चेहरे पर छाया सन्नाटा काबिले रहम था। फिर उसने हसाम के चेहरे पर छाए सन्नाटे को बोलते देखा और जब वो निगाह मिलते ही सहूलत से मुस्कुराया तो वो बेहतर चौंकी। अगर वो फ्रेश नहीं था तो उस वक्त डिस्टर्ब भी नहीं था। नसीब उनके कि वो हमारे रूबरू। वो अपने मखसूस अंदाज से मुस्कुराया तो दरीन ने हिस्सा होते हुए एक गहरा सांस लिया। सच शुक्र कि जरका चची वहाँ नहीं थी। दादी ने उन दोनों पर एक अफसरदा निगाह डाली। उसने हशाम को कुन आंखों से देखा जो हनूज मुस्कुरा रहा था और वो उसके कमाल इत्मीनान पर अंदर से हो रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी दरीन इतनी सियानी कब हुई कि ज़िंदगी के सारे करीने सीख लिए। उसकी तवज्जो बटी। उसने दादी की तरफ देखा जिनके नहीफात उसका चेहरा छू रहे थे। हसाम ने दादी की बात पर तकलीफ से पहलू बदला। ये कब समझदार हुई। वो उठकर उनके करीब आया। ये अब भी इतनी ही बेवकूफ़ है दादी। पहले खरगोश चुरा कर उनसे खेलती थी, अब ये बड़ी बड़ी चोरियाँ करती है। वो एक बार फिर हंसा। दरीन के चेहरे का रंग बदला। ये आज भी अहमकाना फैसले करती है जिनकी कोई दलीलें ही नहीं। हसाम ने दादी की शाकी निगाहों को नज़रअंदाज किया और उनके सामने पड़ी प्लेट से सेब की एक फाँक उठाई। उसने दरीन की उड़ी रंगत को निहायत महसूस होकर देखा। वो चंद लम्हे एक दूसरे को देखते रहे। वो शख्स क्या सोचे बैठा था। उसकी कुछ जताती निगाहें दरीन को यकबस्तगी में झोंक रही थी। दादी जाने क्या कह रही थी। कड़वी और बदरंग दीवारों में पलने वाली उस लड़की को जरका चची आज इतने गौर से क्यों देख रही थी। उसने अपने सामने रखे फ्रेश जूस को बेयकीनी से देखा। फिर उसकी निगाह सीढ़ियाँ चढ़ते हसाम पर टिकी जिसके सुकून में वहशत थी, लेकिन उस वहशत में अभी एक मसला सा लगा हुआ था। माना कि दुश्मनों का अच्छा वक्त बर्दाश्त नहीं होता, मगर इतना दुख, इतनी बेचैनी। वो किसी की भी परवाह किए बिना जिस तरह उसके पीछे कमरे में आई थी वो हसाम के लिए हैरान कुन था। तुम क्या करने वाले हो हसाम। वो उसका लहजा नज़रअंदाज करते सपाट आवाज़ में बोली तो लहजे में एक अजीब सा सहम था। वो उसके अंदाज पर भड़क कर उठा था। मुझ पर तेल छिड़क कर एक शोला फेंक देना था या किसी कुएं में धक्का दे देना था, मगर किसी को मारने का ये कौन सा तरीका है कि हर लम्हा ही मारना है। वो लब कुचल कर मुस्कुराया। मेरे साथ ऐसा मत करो, उसने इल्तिजा की। वो एक खाली हाथ इंसान की तरह उस फकीर को देखती रही। तुम जानती हो ना, मुझे इस हवा से भी रकाबत होती है जो तुम्हें छू कर गुजरती है, तो फिर मैं तुम्हें किसी और का कैसे होने दूं। अगर दरीन भी मनमानी करेगी तो उस खसारे का हिसाब कौन रखेगा जो इस नस्ल के ताकुब में है। वो बेबसी से बोली, मगर मेरे दिल में जो तुम्हारी जगह है वहाँ सिर्फ तुम ही रहोगे। वो एक कीमती तसल्ली थी जो सुनने वाले ने फौरन रद्द की। मैं तुम्हारे अंदर या बाहर याद बन के नहीं रहना चाहता। मुझे अपनी लफाजी से मत भटकाओ। उसका मिजाज पथरीला हुआ। मैं क्या करूँ हसाम, मुझे अब हर जगह खाना नजर आते हैं। वो अपनी सियापल के झपक के दूसरी तरफ हुई। वो अकब में ही खड़ा रहा। वो फिर से गोया हुआ। मेरे पास तुम्हें खोने का हौसला नहीं है, इतनी सकत नहीं है मुझ में, मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है। उफ, उस लड़की ने जोर से आंखें मींची। मैं सिर्फ मोहब्बत नहीं हूँ हसाम, मैं दरीन हूँ। मुझे किस्मत ने ताली बजाने का मौका दिया है, मैं ताली बजाऊंगी। तुम देखना कि पन्नों के घर में वही कदीम डोलियाँ, अदब से झुकती कनीज़ें, खड़े कहार, वो गुजर चुका अच्छा वक्त। दरीन के तालियां बजाते ही वो सब हाजिर हो जाएगा। वो सरद से मरने के करीब था। वो तो उसके किसी बात में था ही नहीं, जैसे वो खुद अपनी हर बात से आज गायब थी। उसे हर जगह खाना नजर आ रहा था। वो उसे तादीर दिखाता रहा। उसने हर मुमकिन कोशिश की और मुस्कुराने में नाकाम रही थी। जो तोड़फोड़ हसाम के अंदर हुई थी उसका अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन था। उसने मुस्कुराने की कोशिश तक नहीं की। सलामी में गाड़ी भी पन्नों को मिल रही थी, फिर कारोबार भी उसको सेट करवा कर दिया जाएगा। मर्जी भी उसकी पूरी हो रही थी और दरीन के हिस्से में अपनी ज़ात की कुर्बानी आई थी। आजकल गली मोहल्ले में तकरीबन ऐसी ही बातें हो रही थी और आज जब के सकीना के घर 4 औरतें मिल बैठी तो एक मुंहफट हमसाये ने यही बात सकीना के मुंह पर कह दी थी
सकीना किस हद तक तिलमिलाई थी ये वही जानती थी। आय हाय, कुर्बानी काहे की? अरे बंदा बात करने से पहले ज़रा सोच ही लेता है। उसकी आवाज़ बुलंद हुई। डाइनिंग रूम में हिसाब किताब करता शाहिद माँ की आवाज़ से बेजार हुआ, जो रोज़ भात भात की औरतों के सामने अजीब गरीब दुखड़ा रोती थी। मेरे बेटे में कौन सी खामियां हैं और उस लड़की में कौन से हीरे जवाहरात जड़े हैं? मैंने तो दिल बड़ा किया और अपने बेटे की मर्जी पर आमीन कहा, वरना मुझे रिश्तों की कमी नहीं थी। शाहिद कुड़ने के सिवा और क्या कर सकता था? उसकी माँ एक सतही सोच की औरत थी। ये हीरे जवाहरात वाली बात भी तुम ना खूब कही सकीना, दरीन तो उनसे भी कीमती सोच की मालिक है। मोहल्ले की एक भली मानस औरत ने उसे जवाब देना जरूरी समझा। उसने अपनी नस्ल और असल की हमेशा लाज रखी। चचा के गिर्द रूखी सूखी पर भी गुजारा किया। उसने किसी भी हालत में पलट के माँ को देखा ना पुकारा। पन्नों की तालीम भी अपने जेब खर्च से और ट्यूशन्स पढ़ा के मुकम्मल करवाई। वो इतनी अच्छी है कि खुद नूर के उसे हसाम के रिश्ते के लिए बतेरा रजामंद किया, मगर वो अपने इरादों की पुख्ता निकली। ऐसी बेटियां किसी घर में पैदा हो तो नस्लें संवर जाती हैं। अगरचे हसाम के जिक्र पर कसमसाया था, मगर उस खातून की आखिरी बात ने उसे एक पुरमलाल सांस लेने पर मजबूर किया। ये दरीन ही थी जिसने गुड़िया के मामले को संभाले रखा था, वरना आज सूरत हाल और होती। अब एक ही तरफ के गुण मत गाओ बेदा, सकीना का भी कम जिगरा नहीं, जिसकी बहू जहेज के बजाय हसाम नाम की कहानियां साथ ला रही हो। शाहिद का कलम कांपा और हिसाब किताब के ताने बाने ने बुनता जहन अचानक खाली हुआ। अरे जो लड़की बाबुल की गलियों में अपने दीवाने मतवाले छोड़कर आती है तो ऐसी सूरत हाल ससुराल के लिए हलक का कांटा बन जाती हैं। एक चापलूस और हासिद औरत ने मिठाई से इंसाफ करते हुए सकीना का मूड बहाल करने की कोशिश की। लाहौल वाला कुव्वत, शाहिद ने कॉपी ठक से बंद की। ये वसवसे डालने जैसा शैतानी काम कलमा पढ़ने वाली औरतों ने खूब अपने जिम्मे ले रखा था। उसने गिरेबान का ऊपरी बटन गुस्से से बंद किया, जबकि लाउंज में वो औरतें अपना सिलसिला कलाम जारी रखे हुए थी। और ये तो सामने की बात है कि सकीना अपनी लाडली ऐसे खानदान में ब्याह रही है जिनका कुछ भरोसा नहीं। खुदा न ख्वास्ता कलकला को पन्नों अपने पुरखों की तरह सब बेच बाच के खा गया तो सकीना हाथ मलने के सिवा क्या कर सकती है? हाय मेरे मुंह में खाक। सकीना ने उसकी बात पर भौं चढ़ाई। अरे बीबी, मैं इतनी सीधी और भोली नहीं हूँ। माना कि बच्चों के फैसले में मैंने तोहन करहा बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अब बाकी की जिंदगी में उनसे अपने फैसले अपनी हथेली पर जहर रखकर मनवाऊंगी। तौबा है अम्मा। शाहिद ने अपने सामने पड़ी चप्पल को इधर उधर तलाश किया। मैंने भी फैसला कर लिया है कि दरीन हमेशा यहाँ मेरे पास रहेगी। सो गुड़िया रईस के घर में जितने निवाले खाएगी, मैं भी दरीन को उतने ही निवाले खिलाऊंगी। उफ, शाहिद की निगाहों ने दरीन का सादा सहूलिया याद किया। उसकी माँ उस जैसी प्यारी लड़की के लिए किस कदर खतरनाक मंसूबे तामीर कर रही थी। और जहाँ तक बाबुल की गलियों में जाने की बात है तो दरीन शादी के बाद वहाँ काहे को जाएगी जहाँ उसका कोई ना भाई ना बहन ना माँ ना बाबुल। वो ठुस्से से हंसी। उसका बेटा गहरे तासुफ में मुब्तला हुआ। उसकी माँ भी और भी बहुत कुछ कह रही थी जो उसके बेटे को सख्त ज़दा कर रहा था। क्या उसकी माँ को ऐसी गुफ्तगू आस पड़ोस की औरतों से करना ज़ेब देता था? गो के अमान ने हसाम को बुलाने का हुक्म ठंडे लहजे में दिया था, मगर उनके चेहरे पर दबा गेज बता रहा था कि बात आम नहीं। शोहर की इस कैफियत पर जरका ढेरों परेशान हुई। बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? उसने इंतहाई बेकरारी से पूछा। दूसरी तरफ दादी की खामोशी में भी ऐसी ही बेकरारी बना थी। वो सबको सलाम करने के बाद अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठा। इससे पूछें कि रईस से मिलने क्यों जाता है? अमान माँ से मुखातिब हुआ। मैंने जो तमाशा लगाया अपना लगाया, उसमें किसी का क्या नुकसान? वो हंसा। तुम किसी दरख्त पर नहीं उगे थे कि तुम्हारा तमाशा सिर्फ तुम्हारा हुआ। अमान का लहजा तल्ख था। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे और रईस के बीच क्या चल रहा है, जबकि शादी में कुछ ही दिन बाकी हैं। बाप के आखिरी जुमले ने दिल को आग में झोंका था। पहले भी इसने कम तमाशा नहीं लगाया, अब ये मजीद क्या चाहता है? मैं खुद नहीं गया था, चचा ने मुझे बुलाया था। वो अपनी तमाम शराइत पर शर्मिंदा था। वो दरीन की वहाँ शादी पर रजामंद नहीं है। वो ऐसा किसी सूरत नहीं चाहते। तो तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? दादी ने उसकी बात काट कर पाँव इस तरह भी हालत में ताकत से नीचे लटकाए जैसे वो कहीं भाग जाना चाहती हो। मेरे ये चचा के चाहने से क्या होना था दादी? वो रुका। उसने आंखें बंद की।
वो हंसा। उसे यकटक देखते सब चेहरे ने रंग बदले। उसे हसाम से कुछ गर्ज नहीं। उसने मुझे ठुकरा दिया। उसे सिर्फ खानदान की नस्ल प्यारी है, उसे पन्नों की परवाह है, उसे सिर्फ अपने खानदान की पड़ी हुई है। सो हर कोई बेफिक्र हो जाए, अब कोई तमाशा नहीं लगेगा। वो रुका कि उसके नज़दीक उस खालिस आवारा की कोई हैसियत है ना अहमियत। उसने सर को हल्का सा झटका। वो फिर हंसा। वहाँ मौजूद हर नफ्स एक गहरी तकलीफ में मुब्तला हुआ। वो रुका किस बात पर था? वो तड़पा किस बात पर था? वो हंसा किस बात पर था? अरे इसकी सास ने मोहल्ले भर की औरतों के सामने जो बकवास की वो नजरअंदाज हो सकती है। उसने जरा दूर खड़े पन्नों पर उंगली तानी। मैं जाके पूछूं तो कि उसने किस गुमान में हमारी बच्ची को लावारिस समझा? तौबा तौबा। पन्नों ने कान छुती माँ को सटपटा कर देखा। कोई भी बात करते हुए उसकी सास का दिल कहाँ दहलता था वो ये हकीकत खूब जानता था, मगर उस वक्त शाहिद से बात करते पन्नों का दिल बुरी तरह डोला कि उसकी माँ की तेज आवाज़ दूसरे चौक तक सुनाई दे रही थी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उस तरफ मारे बौखलाहट के कॉल काटते बिना फ़ोन चारपाई पर फेंका। वो ये नहीं जानता था कि दूसरा फरीक अभी लाइन पर मौजूद था, जो घर के पोर्च में खड़ा मुजस्सिम समात बन चुका था। नूर ने चारपाई पर पड़ी चादर उठाई तो दरीन बौखला के उसके तरफ आई। आप खाला सकीना कोई मिजाज से वाकिफ तो हैं, और फिर ये वक्त बात बढ़ाने का नहीं है चची। उसने नूर के हाथ से चादर लेते हुए एक नरम सी इल्तिजा की। शाहिद ने सांस रोक के निगाह झुकाई जैसे वो उसके सामने खड़ी हो। वो कैसे कह सकती हैं कि दरीन का इस दुनिया में कोई नहीं? ये बात मेरा दिल चीर रहा है दरीन। नूर ने जज्ब होते पन्नों पर कातिल निगाह डाली, जिसकी वजह से उन्हें ये रिश्तेदारियां गांठनी पड़ रही थी। ये भी तो हो सकता है कि खाला सकीना ने ये बात किसी और रंग में कही हो और आपको बताने वाली ने और रंग में चढ़ा कर बताया हो। वो उखड़े से लहजे में बोला और दाएं बाएं खामोखा देखा। जानता था कि झूठ बोल रहा है। पन्नों सच कह रहा है चची। दरीन ने पन्नों पर तिरछी नज़र से देखते हुए नूर का हाथ थामा। और आप भी अपने जहन से वहमों को निकाल दें। मेरी शादी जिससे भी हो रही है वो बहुत अच्छा इंसान है। उफ! शाहिद के पाँव पर जैसे कुछ काटा। वो मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ गलत नहीं होने देगा, मुझे उस पर यकीन है। वो नूर का हाथ दबाकर मुस्कुराई। दूसरी तरफ सांस रोके खड़े शाहिद को उसके पर यकीन मुस्कुराते लहजे ने कैसे कैसे ना खाक किया था। अब्बा मियाँ और खानन खान में जिस कदर मोहब्बत थी, अब कोई उसका यकीन कर सकता है, न अंदाज़ा लगा सकता है। आमान ने फ़ोटो एल्बम बंद करते हुए साइड पर रखा। उन्होंने चंद उलझे से सांस लिए। उन्होंने बेड की दूसरी जानिब बैठे बीवी की जानिब देखने से दानिस्ता गुरेज किया था। वो जानते थे कि तस्वीर पड़ती जरका दुपट्टे की ओट में आंसू बह रही हैं। बेड़ा गर्क हो उन हासतों का जिन्होंने रईस के दिमाग में शक का खन्नास डाला, वरना राजपूत और जट तो हम प्याला और हम निवाला थे। उन्होंने बात मुकम्मल करने के बाद सांस लिया तो सीने में तकलीफ सी महसूस हुई। जरका ने आंसू पोंछते हुए फिर चेहरा मोड़ के शोहर को देखा। शायद वो जो कहना चाहते थे उसका इजहार नहीं कर पा रहे थे। खुद जरका की हालत भी दिन ब दिन बेटे की हालत के साथ दीगर वो हो रही थी, जो यूं खामोश हो चुका था जैसे जिंदगी भर ही खामोश ही रहना था। वहाँ सामने वाले घर से गानों की आवाज़ें आ रही थी। लड़कियां बालियां गोरी करत सिंगार गा रही थी। आमान ने बेड ग्राउंड से टेक लगाई। जाने क्यों आज मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि शायद एहसास बर्तरी में या फिर रईस की जिद में आकर हमने हमेशा नूर भाभी और दरीन के साथ गलत रवैया रखा, उनसे नाहक फासला रखा। वरना दरीन जैसी लड़की आज हमारा मुकद्दर होती। और वो लब भींच के खामोश हुआ। एक लफ्ज़ और ने सरका की निगाह शोहर पर फोकस रखी। वो मज़ीद क्या कहना चाहते थे? आमान ने पहलू बदल के साइड में से पानी का गिलास उठाना चाहा, मगर उनका हाथ कपकपा रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली। उनका चेहरा पसीने से तरबतर हो रहा था और होंठ नीले हो रहे थे। जरका ने घबरा के शोहर का माथा छुआ। उसका हाथ ठंडा पसीना छूते ही लर्जा। अगले लम्हे वो नंगे पांव बाहर दौड़ी। तकरीबन दोपहर ढलने को थी जब दरीन को आमान की तबीयत की खराबी का पता चला। उसने पहले कॉल दादी को मिलाई, जिनका नंबर बन जा रहा था, जो बार बार मिलाने पर भी बंद ही मिला। जब उसकी बेचैनी हद से सवा हुई तो उसने थक हार कर हसन को मैसेज किया। उसका दिल बंद हुआ था। क्या वो बयाबान हुई थी? उस शख्स ने उसे इतनी जल्दी ब्लॉक कर दिया था? व्हाट्सएप पर, कॉल्स पर, मैसेजेस पर वो उसे हर जगह से ब्लॉक कर चुका था। वो ऐसा कैसे कर सकता था?
वो इतना जालिम कैसे हो सकता था? उसने अपने गिरेबान में झांके बिना सोचा। वो कितनी ही देर जले पेड़ की बिल्ली की तरह बेजवाज घूमती रही थी और फिर घर के काम काज निपटाती। नूर उसे नाबीना की तरह महसूस करती रही थी। उसके अंदर इतना शोर था कि वो अकेले भी एक हंगामा बर्पा कर सकती थी, एक भगदड़ मचा सकती थी। पन्नों ने अपने कमरे से बाहर आते ही सहन में एक निगाह दौड़ाई। उसे सामने के मंजर ने हैरान किया। उसकी माँ चादर लपेटे कहीं जाने को तैयार थी और दरीन भी बरामदे में अपना दुपट्टा इस्त्री कर रही थी। आज रात उस घर में मेहंदी का फंक्शन था और उस वक्त घर में क्या आलम था। लोगों के घरों में शादियां होती हैं तो घर में कान पड़े आवाज़ सुनाई नहीं देती, और इस घर में महसूस होता है कि ये शादी वाला घर है। पन्नों ने दीवारों को घूरते हुए शरबत का खाली जग मेज पर पटका। आजकल और उसी कमरे में रंगो रोगन हो रहा था। उसकी बात दिल को लगने वाली थी। जो स्त्री के नीचे से दुपट्टा खींचते दरीन के दिल पर पत्थर की तरह लगी थी। उसने स्त्री बंद की, मगर तब तक चची पन्नों की करीब आ चुकी थी। क्यों नहीं लग रहा भाई? अभी तो दरीन ने टीवी पर उछलते कूदते गाने फुल आवाज़ में लगा रखे थे। घर में रोगन की महक फैली है, बर्तनों में लाल शरबत भी चिपका हुआ है, और याद करो तो इस घर में रात गए तक ढोलक गाना भी होता रहा है। नूर भुन्ना कर और हाथ झल्ला झल्ला कर बोल रही थी। हाँ, मैं वो ढोलक और गीत सुनता रहा हूँ। नूर जहाँ आई हुई थी वो भी जल भुन कर बोला। कुर्बान जाऊँ भाई। नूर ने तेवरी चढ़ाकर नाक पे हाथ रखा। ये नूर जहाँ क्यों के आती, जबकि तेरे बाप के पास तबले बाजे भी हैं और गाने वाली भी है। अगर फिर भी कुछ कसर रह गई हो तो उस मनहूस केसरी की आत्मा को भी आवाज़ दे लेंगे। उसके नाम को सुनते ही दरीन ने अंदर शगाफ से पड़ा। इससे पहले कि चची सब छोड़कर उसे कोसना शुरू कर देती, दरीन ने तेजी से बात बदली। उसने पन्नों को मुस्कुरा के देखा। कुछ वक्त लगेगा, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा, और जब तुम्हारे बच्चों की शादियाँ होंगी ना तो बरादरी भी आएगी और रौनक भी लगेगी, और फिर वो बहुत दूर की बात है दरीन। पन्नों ने अपने कंधे से उसका हाथ हटाया। और बरादरी जाए भाड़ में। अगर अम्मा ने या तुमने कॉलोनी में कहीं आना जाना रखा होता तो आज 4 लोग हमारी खुशी में भी शामिल होते। आम लड़कियों की तरह अगर तुम्हारी भी सहेलियां वगैरह होती तो उनकी मिल बैठने की से रौनक खुद ब खुद लग जाती। उसका लहजा अक्खड़ और अंदाज हनूर शिकायती था। वो अपने अधूरे जुमले समेत साकिन हुई और आंख डुबडुबाई। जिस लड़की ने उसके उतरे ओटो की खरदरी महारे यूं कस के थाम रखी थी कि जख्म जख्म हुई, उसे उन हाथों के जख्म दिखाई ही नहीं दे रहे थे। उस खुदगर्ज राजपूत को अपनी रौनक की पड़ी हुई थी। बिलाखिर रौनकों का कसूर भी औरतों के खाते में आया। आज अगर केसरी उस घर में होती तो पन्नों की शिकायत और दरीन की हालत पर कह के लगा रही होती। ये शिकवे और शिकायतें जाकर अपने बाप और दादा से करो, और इस घर में हम 2 औरतों ने जितनी रौनक लगाई हुई है ना, उसी पर सब्र करो पन्नो रईस। नूर अपने बेटे पर एक कसीली निगाह डालते आगे बढ़ गई। दरीन सुस्त कदमों से उनके पीछे चल दी। वो दोनों आज रईस को मनाने जिंदगी में पहली बार हूर के घर जा रहे थे। अब्बा ठीक ही कहता था कि उन जटों से हमारी कोई खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। देखो तो अब ये खानदान किस तरह एक के बाद एक दिल पकड़ के हॉस्पिटल पहुंच रहा है। आज बरामदे में चुपचाप लेटे रईस का नशा मुकम्मल तौर पर उतरा हुआ था, और आज पन्नों को पाने या मुराद होने का नशा चढ़ा हुआ था। हाँ, क्यों नहीं। पूरी कॉलोनी सदमे के मारे दिल पर हाथ रखकर बैठी हुई है कि खानदान की पोती और पोता किसी बादशाही में ब्याह रहे हैं, और जटों को तो मामूल के अटैक हो रहे हैं। मगर पिछली गली में हसद का ये आलम है कि कल 2 जनाजे उठ चुके हैं। नूर ठंडे ठंडे अंगारे चबाकर बोली। पन्नों कुछ खिसियाना होकर सीढ़ियाँ चढ़ गया कि पिछली गली में फौत क्या तो हुई थी, मगर वो दोनों बूढ़े बरसों के बीमार थे। अम्मा भी हद करती हैं। उसने साफा पटका। नूर मेज पर चाय रखते हुए शोहर के सामने ही टिक गई थी। आज चाय खुश रंग थी क्योंकि वह आज मिलावट से पाक थी। आज रईस की निगाह झुकी रही। आज उसकी आंख ने दरीन को नहीं तलाशा जो किचन के दरवाजे से लगी उसे ही देख रही थी। आज उस घर में पहली बार रईस के दिल ने पछतावे की लबरेज आ भरी। काश क्यों वो नूर के पिलाए तावीज़ के ज़ेरे असर रहता तो शायद वो तावीज़ पन्नों पर भी बाअसर होते। अगर वो हूर की ज़िंदगी से निकाल देता
तो पन्नो भी गुड़िया का ख्याल दिल से निकाल ही देता। फिर वो दरीन को अपने हम पल्ला खानदान में ब्याहते। फिर उनकी ज़िंदगी का तमाम बोझ एक नातवा लड़की के कंधों पर क्यों आता। उसने झिझकते हुए निगाह उठाई तो नूर उसे ही देख रही थी, जैसे कह रही हो अब उसे बेफिक्र होके पियो कि नूर को अब तुम्हारी वापसी से गर्ज नहीं। जैसे कह रही हो कि मैंने तुम्हें उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था। मैं तो तुम्हें उस घर का मालिक बनाना चाहती थी। उसने नूर से निगाह हटाकर धूप में चमकती बेरंग दीवारों को देखा कि रात को दरीन ने पानी में अफशा घोल के दरख्तों और दीवारों पर छिड़काव किया था और उस लड़की की काविश ने राजपूतों की दीवारों को चमका दिए थे। बस एक शिकवा सह लो रईस, अगर तुम अपनी आबाई हवेली ना बेचते तो किसी ढेरवी में आज भी शायद कोई एक डोली पड़ी होती और किसी दीवार के साथ शायद आज भी कोई कनीज हाथ बांधे हमारी हुक्म की मुंतज़िर होती। शायद रात को हमारे बच्चों की मेहंदी पर यूं मेहमानों का अकाल ना होता। खानदान की महलनुमा हवेली बिन बुलाए मेहमानों से ही भर जाती। रईस ने नूर की आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती महसूस की, जो धीरे धीरे बैठती गई कि वो बेटे के दिल रखने की खातिर रात को ऊंची आवाज़ में गाती रही थी। दरीन ने चौखट से टेक लगाते हुए आंखें बंद की तो आंसू गालों पर फिसल आए। काश चचा वो हवेली न बेचता तो डेरे के वीरान स्टोर में बक्से में बंद केसरी की वो तमाम निशानियाँ कबाड़ का हिस्सा बन जाती। उस घर में दरीन केसरी को तलाशती रह जाती। वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला होती, न उसकी सूदो ज़िया का हिसाब रखती। वो कभी खानदान का दर्द महसूस करती, न उसके इश्क में गिरफ्तार रहती। वो दादी और चची की तरह सोफियाना कलाम गाने वाली और उस कलाम पर जान निसार होने वाली बद्दुआओं और कोसनों से नवाजती। बुरा हो रईस चचा का, जो केसरी का छाप तलब हवेली से उठा के उस हैदराबादी कोठी में ले आया कि उस बोसीदा पोटली की गांठें खोलते और लगाते हुए दरीन ने ये कैसे समझ लिया था कि उसकी मोहब्बत भी किसी सोफ़ी का कलाम ओढ़ बैठी है। ये रोक तो बंदीद की आंखों का होता है और एक सोफ़ी को तो अपने हिजरे में ही खुदा मिल जाता है। केसरी भी खानदान से करोड़ों कोस की दूरी सहकर जो बन गई थी सो बन गई थी, मगर नादान दरीन को तो उन्हीं गलियों में रहना था। उसी शख्स से हर लम्हा सामने का इम्कान था। उसे तो कल से हसाम की बेगानगी खा कर रही थी। चाय का कप उठाते हुए रईस का हाथ कपकपाया, फिर उसने एक ही घूंट में कप खाली किया। रईस ने अपने लरसते हाथों से जेब को टटोला। अब होश में रहने का क्या फ़ायदा। रईस के सियाह होठों पर दिखाती तल्ख मुस्कुराहट वही सदमे लिए थी जो ठेकेदारों के दिलों को लाहक था। उसने मदहोश होने से कब्ल सामने वाली चमकती दमकती इमारत को एक मुद्दत बाद प्यार से देखा था। हाय बुरा हो केसरी का, दरीन ने एक दिल खराश आह भरी। उसने आज पहली बार केसरी को कोसा था। वो जब हॉस्पिटल आई तो अभी शाम गहरी नहीं हुई थी। उसने कार्डियो वार्ड में वेटिंग रूम में निगाह दौड़ाई। शनासा चेहरों में जरका चची और अकबर को वहाँ मौजूद पाया। दरीन को वहाँ देखकर जरका के एहसासात नम हुए। उस लड़की के अंदाज में हमेशा एक कमाल होता था कि जैसे दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है। वो आज भी हर अंदाज में मुकम्मल थी। उन दोनों के ताल्लुकात में वो मकाम ही नहीं था कि वो किसी भी मौका पर एक दूसरे को गले लगाते। आज भी दरीन अमान अंकल के अहवाल दरियाफ्त करने के बाद एक फासले पर ठहर गई थी। आज जरका का दिल आगे बढ़ने को चाहा था, उसे गले लगाने का चाहा था, जिसके बारे में वो मुंह बिगाड़ बिगाड़ के बढ़ाती थी कि उसकी ओढ़ने सूंघो तो अचार की बात आएगी और मिजाज ऐसा कि अर्क गुलाब में नहाती हो। वो लड़की आज भी अपने रवैयों के उन्हीं दायरों में खड़ी थी कि एक खाक उड़ाने वाले मर्द की माँ, बहन और बेटी भी उसी इज्जत के लायक हैं जितना कि करोड़ों कमाने वाले घरानों की औरतें होती हैं। वो आईसीयू में अकबर के हमरा गई थी तो आमान उसे देखकर खुश दिली से मुस्कुराए। एंजाइना का हल्का सा अटैक था, सुबह डिस्चार्ज हो जाऊंगा। उन्होंने दरीन का सर शफकत से ठपका। जब अकबर ने बाप की आंखें नम देखी तो उसने दरीन को जाने का इशारा किया। वो परेशानी के आलम में ही बाहर आई थी। वो चंद लम्हों को गड़बड़ाई कि अब वेटिंग रूम में दादी के साथ हसाम भी मौजूद था। दोनों ने निगाह मिलाने से गुरेज किया। दादी ने दरीन को खूब प्यार किया था, साथ ही हल्की आवाज़ में डांटा,
दुल्हन मायो बैठने के बाद घर से बाहर नहीं निकलती। वो उस बात पर बेसाख्ता गड़बड़ाई थी। मैं कहाँ मायो में बैठी हूँ, माँ से रोज़ाना बात कर लिया करो। दादी ने उसका मुझे चेहरा बगौर देखा था। मुझे किसी से बात नहीं करनी, वो निहायत रूखेपन से बोली। तो वो बहुत अंदर तक चौंका। क्या उसने ज़िंदगी को खेल समझ रखा है? जो रकम तुम्हारी माँ ने भेजी है उसमें से कुछ महफूज कर लेना। वो मैंने चची को दे दी थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो पाँव झल्लाते हुए सांप का अंदाज में गोया हुई। उस लम्हे वो अजनबी उस वेटिंग रूम से भाग जाना चाहता था। दादी ने उसे थक हार कर देखा और मुस्तरिब बैठा वो शख्स भी उसे दादी के अंदाज में देखना चाहता था। मैंने तुम्हारे लिए कुछ जेवरात बनवाए हैं, कल लेकर आऊँगी, दादी ने उसके ठंडे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो एकदम खड़ी हुई। हसाम का चेहरा तारीख पड़ा। अब मैं चलती हूँ दादी। वो इतला देकर सीध में चल दी। उस वक्त अकेले मत जाओ, हसाम तुम्हें छोड़ आता है, उसने दादी को कहते सुना। वो इनकार या इकरार किए बिना चलती रही। वो उसके साथ क्यों कह जाती जिसने जुदा होने से पहले ही नाता तोड़ लिया था। उसके कदमों ने रफ्तार पकड़ी। वो पार्किंग एरिया पीछे छोड़ चुकी थी। जाने वो किस तरफ को मुड़ी थी। उस कुशादा गली के सारे दरख्त टंडमंड थे। उसे सबक चलती लो ने बेतरह झुलाया। फिर वो अपने अकब में उभरती शनाजा आहटों पर चौंकी, पल भर को रुकी, फिर उसके बाद सीध में चलने लगी। जिंदगी में हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, जुदा होना पड़ता है। हर खानदान को किसी के बिना जीना पड़ता है। ये सब तुमने ही कहा था। वो उसे लफ्ज लफ्ज चुभ के बोला। और मैंने क्या बुरा किया? तुम्हारा कहना हुक्म जान के माना, फिर मेरे ब्लॉक करने पर इतना शदीद गुस्सा क्यों दरीन? वो पहलू छोड़ के सामने आ गया था। क्योंकि मैं अभी जिंदा थी हसान, अभी बात हो सकती थी। उसका चेहरा हद तक के एहसास से जल उठा था। मगर मैं अब मर चुका हूँ दरीन जमाल। वो उन जलती पलकों की आँच चुरा के बोला। वो ठंडी बर्फ हुई। वो जवाब में क्या कहती? वो दोनों अब खामोश थे। फिर वो आहिस्तेगी से गोया हुआ। बाबा की तबीयत खराब न होती तो मैं यहाँ से जा चुका होता। वो मुतहश हुई। वो अनजान गली अचानक तंग पड़ने लगी थी। मैं ऑफिस से छुट्टियाँ ले चुका हूँ। मुमकिन है कि कुछ अरसे तक यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाऊँ। वो बेकरार हुई। उसने 4 सू फैले रास्तों को शिकायती नजरों से देखा। मैं कल चला जाऊँगा, उसने गोया खुद कलामी की थी। दरीन के आंखों में पानी जमा हुआ और खुद को मजबूत रखने के सारे गुर उस पानी में बहते चले गए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे इस मुश्किल में, इस तकलीफ में छोड़कर कैसे जा सकते हो? अभी तो मैं बहुत घबराऊंगी, फिर मुझे तुम्हें पुकारना होगा। वो गुम होने से पहले उसे कुछ निशानियां बताना चाहती थी। हसाम ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। मगर मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। वो राह में पड़े कंकड़ को शिद्दत से ठोकर मारता किस आवारा और हरजाई की तरह उसे उस गली में छोड़ के भाग जाना चाहता था। बस तुम वादा करो, तुम कहीं नहीं जाओगे। वो उसका कफ थाम के इल्तिजाइया सी हुई। तुम आज भी उसी कदर बेवकूफ़ हो जितना बचपन में होती थी। अब के उसने कफ नरमी से छुड़ाया। रानी चची के दुकान से अंधेरे में गलत चीज़ें चुराने वाली, और जब लाइट आ जाती तो तुम वो चीज़ें तब्दील करने का मुतालबा करती थी। वो रानी थी जो कभी तुम्हें थप्पड़ मार देती तो कभी चीज़ बदल भी लेती थी। मगर ये ज़िंदगी है दरीन। इसकी आवाज़ सरगोशी में ढली। वो उसे क्या समझा रहा था? उसके आंसू खुश्क हुए। हसाम ने करीब से गुजरते रक्शे को हाथ के इशारे से रोका, लेकिन शायद वो कहीं और बुक था। वो जानता था कि आज वो उसका आवारा ठेकेदार के साथ सड़कों का तोल व अर्ज नाप सकती है। वो कहना चाहता था कि मैं पिछले कई दिनों से तुम्हारी चप्पल का शोर शहर भर में ढूंढता रहा हूँ, मगर जहाँ भर की आहटों पर दिल खामोश जैसे सीने में ही मुर्दा पड़ा हो। वो कहना चाहता था, धड़कनें वही तलाजुम चाहती हैं दरीन। बस आखिरी ख्वाहिश है कि किसी अगली गली तक, किसी अगले मोड़ तक दिल को जिंदा होने का गुमान बख्श दो। वो उसे अपनी बेइख्तियारियों के हाथों पहले ही बहुत रुस्वा कर चुका था। उसने एक दूसरे रिक्शे को हाथ के इशारे से रोका, फिर उसे एड्रेस समझाते हुए उस चट्टान लड़की को देखा जो आंसू साफ कर चुकी थी। काश वो खुद से हाथ छुड़ाने वाले को पलट कर न देखती। वो शोर मचाते रिक्शे को नजर आने तक देखता रहा। वो बेरहम और बेमहल लड़की उसे एक बार फिर किसी मुश्किल वादे से बांध के अपनी राह चल दी थी। वो टन बन सा खड़ा रह गया था।
उन मुए राजपूतों और जटों की एक दूसरे से कदोरत या अदावत कोई ढकी छुपी तो नहीं थी। इधर हमने रईस के घर नाता जोड़ा, उधर दोनों घरों की नफरतें मोहब्बतों में बदल गईं कि अब ठेकेदारों के दिलों को दवाई और टीके के बिना ही आराम आ रहा था। सकीना बेटे को देखते ही शुरू हो गई थी और जानती थी कि बेटा आमान साहब के मिजाज पर सिर करके आ रहा है। वो ये नहीं जानती थी कि बेटा कुछ और भी करके आ रहा है। हमसे मुकाबलेबाजी में इन्होंने कौन सी कसर छोड़ी थी जो रात को मुंह उठाकर बारात के साथ चले आए। जरा जो शर्म आई हो उन्हें। शाहिद, जिसने एक ही सांस में पानी का गिलास खत्म किया था और सोफे पर गिर सा गया। ये दर्द भी दिलों में उठता है जिन्हें अपनी नस्लों का सूद और ज़िया अजीज होता है। उसे दरीन का बेजान लट्ठे के मानिन सफ़ेद चेहरा याद आया तो दिल में टीस सी उठी थी। उसकी नज़रों ने आमान का जर्द चेहरा याद किया। शाहिद जितनी देर वहाँ बैठा रहा था वो चेहरा अकीदत से देखता रहा था। उसे हसाम की वो कैफियत याद आई। उसने शाहिद को यूँ देखा था जैसे बदतरीन गरीब किसी अमीर तरीन शख्स को देखता है। फ़िलहाल तुम दोनों सब बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि अच्छा खासा कमाते हो, फिर शादी पर इतनी कंजूसी का मुजाहिरा क्यों? कोई शादी का कार्ड छपा, ना कोई शादी का हॉल बुक हुआ। अब जबकि बारात जाने में कुछ ही देर है, ना कोई रस्म, ना कोई बंदा बशर। शाहिद की खाला जो कल शाम ही पिंडी से आई थी उस तमाम सूरत हाल से परेशान हो रही थी। मैं कुछ नहीं जानती, सब कुछ अपने भांजे से पूछो जो यकीनन इस भूखे नंगे खानदान से रिश्ता गांठ के अब पछता रहा है। वो बन्ना कर बोली और वहाँ से उठ गई। उसकी माँ अपनी मर्जी के मसाइल से दो चार थी और वो अपनी मर्जी के वबाल में घिरा हुआ था। वो कभी गहराई में जाके सोचती तो जान पाती कि आज गुड़िया इज्जत के साथ रुखसत हो चुकी थी तो रहता क्या था। उसने बेबसी से सर झटका। उसकी माँ ये सब कभी नहीं समझ सकती थी मगर वो अपनी खाला को मौजूदा सूरत हाल समझा सकता था। वो लाखों अगर मैं फजूल के रस्म व रिवाज पर खर्च कर देता तो गुड़िया को चंद मावी अशिया के सिवा शायद ही कुछ दे पाता। और वलीमे का क्या है, खाला कभी भी अरेंज हो सकता है। अगरचे उसने बात भी नरमी से की थी, वो मुस्कुराया भी था मगर उसकी खाला ने जान लिया था कि वो आज खुश नहीं है। उसकी माँ अभी भी सांप का कसीदे पढ़ रही थी। वो अपनी सुलगती कनपट्टियों को दबाता सोचता रह गया था। वो माँ से क्या कहता कि वो दिल कांच के नहीं होते जिनको दवाइयाँ टीके के बिना आराम नहीं आता। उन दिलों की आंखें बहुत आगे तक देखती हैं। ये औलाद के खसारे समझने वाले लोग होते हैं। जहाँ समझ बूझ रखने वाले बुजुर्ग होते हैं वहाँ रईस खान रईस ही रहता है। वहाँ फिर किसी जमाल खान का तावान कोई दरीन जमाल नहीं भरती। जहाँ माँ बाप जिद पर अड़ जाते हैं वहाँ कोई गुड़िया तबाह होने से नहीं बच पाती। उस वक्त शाहिद को जो भी दिली बदहालियाँ दरपेश थी वो अपनी माँ के फितरत की वजह से थी। उस शाम का चेहरा मजमहल और पसमर्दा था। वो नहीफ और बीमार सी शाम जैसे गिरती पड़ती रात की जानी बढ़ रही थी। दरीन ने खुद को सजाने संवारने वाली का हाथ चौथी बार रोका था और वो बरामदे में सोए रईस को जब चौथी बार जगाने आई तो उसका सामना चची के पास खड़े शाहिद से हुआ। उसका दिल सिमट कर धड़का। उसने चंद घंटों बाद उस शख्स की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाना था। उसने फ़ौरन रुख बदला और फिर चचा का कंधा झंझोड़ा। छोड़ो भी नूर, मुझे अब कहीं नहीं जाना। उसने गनूदा सा जवाब देकर मुंह पर कपड़ा डाला। उफ, दरीन का सांस अटका। क्या था अगर चचा उसे पूरा होशो हवास के साथ रुखसत करता जैसे कल गुड़िया को शाहिद ने सीने से लगा कर रुखसत किया था। उसकी आंखें पानियों से भर गई थीं और अभी भी शाहिद गुड़िया की खबर लेने आया होगा। वो जानती थी कि पन्नों के फितरत खुद पसंदी उसने दरीन को कब याद रखना था। उसे पड़ा रहने दो, होश में आ गया तो खानदान की पोती की डोली दहलीज के पार नहीं जाने देगा। चची ने इल्तिजा सी की तो दरीन ने पलट कर देखा। शाहिद जा चुका था। चची उजलत में थी। बात खत्म करके बहू के कमरे में घुस गई मगर वो वहीं खड़ी रही। उसने दूसरे पल चचा को पूरी जान लगा के झंझोड़ा। दरीन उसे होश में लाना चाहती थी। आ जाए बाजी, मुझे एक और दुल्हन को भी तैयार करना है। उसका हाथ दूसरा कलकी ने थामा। वो मायूस होकर पलटी। कुछ देर बाद वो दुल्हन सच संवर चुकी थी मगर उसका चेहरा आज की शाम जैसा ही था। उसने आईने पर निगाह डाली। वो किस कदर बेवफा थी, इतनी खूबसूरत लग रही हो। कलकी ने उसका झुमका छुआ। वो डर सी गई। उसे एकदम वो शख्स याद आया।
जो उसका झुमका बाली यूं झट से उतार लेता था कि वो भिन्ना जाती थी। तभी सहन में हल्का सा शोर उठा, शायद बारात आ गई थी। उसका वजूद ठंडा हुआ। जब उस घर में मेरा रिश्ता कबूल हुआ था तो दरीन जमाल के उस फैसले पर जितना हैरान हुआ था तो उससे कई गुना ज़्यादा मैं खानन की वाहिद पोती से मुतासिर हुआ था। आजकल ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कौन करता है? उस मादियत पसंदी दौर के बावजूद और उस कद्र कमज़ोर हालात के बावजूद जिस तरह ये लड़की हमेशा और आज उस आखिरी लम्हात तक साबित कदम रही, तो मैं उस सारे सफ़र में बिन्ते जमाल की कुर्बानी और उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ। सहन में एकदम खामोशी हुई। तमाम मेहमान उसी गली मोहल्ले से थे तो सिटिंग का इंतज़ाम सहन में किया गया था, जबकि औरतें बरामदे में बैठी थीं। सकीना के दिल को धचका सा लगा। ये तो रुखसती से कबल ही जनमुरीद हो गया। उसने चेहरा रगड़ के साफ किया। बेटे की ये मकालमाबाजी उसके समझ से बाहर थी। मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करता, मगर मैं ये दावा वसूख के साथ कर सकता हूँ कि कम से कम इस शहर में कोई दूसरी दरीन जमाल नहीं होगी। और मैं दुआ करता हूँ कि हर खानदान में एक बिन्ते जमाल को पैदा होना चाहिए। बज़ाहिर खामोशी हुई तो उसकी आवाज़ कमरे तक सुनाई देने लगी। शहर के वाहिद दरीन जमाल की खुली खिड़की से बाहर वो चेहरा तहरीर के साथ तक रही थी। अरे मौलवी साहब, अब निकाह भी पढ़ा है, गर्मी है कि अल आमान। सकीना पंखे के सामने से उठ के आई तो खिड़की सी लगी दुल्हन निकाह के नाम पर चौकी। चची ने शाम को उसे एक बंद लिफाफा दिया था। उस लिफाफे पर कुछ अंग्रेजी हरूफ में लिखा था जो उसने पढ़े बिना अलमारी में रख दिया था। मैं माजरत खा हूँ कि मौके की मुनासबत से ये एतराफ़ वक्त पर कर रहा हूँ। वो गवाह निकाह ख्वाह और पन्नों के साथ ही खड़ा हुआ। मैं खुद को और अपने ख़ानदान को दरीन के काबिल नहीं समझता। वो ज़रा फासले पर खड़ी नूर से मुखातिब हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा चची। वो अपने और रईस की फैमिली को बीमार 30-40 बारातियों के सख्ते के आलम में छोड़ के उस घर से निकल आया था। उसे अपनी माँ को संभालने के कई गुर आते थे। बाकी रहे दूसरे लोग तो वो जानता था कि भले कोई सानिया गुजर जाए, कोई वाक़या या हादसा हो जाए, लोग कुछ दिनों बाद भूल भाल जाते हैं। दुल्हन का सख्ता भी लौटा तो वो लपक के अलमारी की जानिब आई। उसे वो खत पढ़ने की जल्दी थी। शाहिद का खत पढ़ते हुए उस बेसिंगार दुल्हन की आंखें बार बार भीग रही थी। मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि मैं इतना अच्छा कब था जितना आपने मुझे समझा। मेरी माँ की गलत बयानियों के बावजूद तुम्हारा मुझ पर यकीन कि शाहिद अच्छा इंसान है। वो मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। और तुम्हारे लहजे के इस यकीन ने फिर मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं इंच इंच करके पीछे हटता चला गया। मुझे डर था कि मैंने तुम्हें अपना लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ गलत हो जाएगा। दरीन ने आंसू साफ किए। वो सहन के सकूत से डर गई। उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर ये सब गलत हुआ था। अब बाहर चची ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। जो भी हो, शर्फा के घर से बारात का वापस चले जाना जग हंसाई होती है। मियाँ और शाहिद ने ये इंतहाई फैसला बहन की रुखसती के बाद ही करना था तो सुबह सवेरे आके माजरत कर लेता। उसने वो फैसला ताखिर से सुना के गलत किया। एक तमाशा लग गया है, एक फसाना बन गया है। पन्नों माँ के सामने चुपचाप सर झुकाए बैठा था। उस घर में बरसों बाद आज एक बदलाव आया था। आज नूर केसरी को कोसने के बजाय दिल के भड़ास पन्नों पर निकाल रही थी। वो समझती थी कि पन्नों का सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी था। उसे मंजिल थमाकर वो हर खौफ से आज़ाद हो गई थी। वो समझती थी कि उस रात शाहिद के फैसले ने जो तमाशा लगाया था वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी तमाशा था। मगर एक बुरी खबर के साथ कराची तक सफ़र करते हुए उसने जाना था कि डर क्या होता है। हॉस्पिटल के ठंडे कॉरिडोर में खड़े होकर उसने खौफ की हर शक्ल इंतहाई करीब से देखी थी। आईसीयू के ग्लास वॉल से पहरों माथा टिकाई उसने जान लिया था कि उसने इतने साल जिस कहानी से मोहब्बत की तो मशीनों में जकड़ा वो शख्स कहानी के इस बादशाह से मुमासलत नहीं रखता था कि खानदान केसरी के बिना सहूलत से जी गया था और वो हसाम था जिसे उसके बिना जीना ही नहीं आया। आज 15 दिनों बाद आमान विला का खुला गेट देख के ज़िंदगी ने जैसे वजूद में फिर से सांस लिया था। और आज वो कितनी ही देर से उसके बेड साइड पर खड़ी उसका जर्द चेहरा तके जा रही थी। अगर उसने दरीन की आड़ पाकर आंखें मूंद ली थी तो नाराज़ होना उसका हक बनता था
और अगर वो वाकई सो रहा था तो वो उसे किस मुंह से आवाज़ देती कि दरिन ने सिवाय उस शख्स के बाकी हर एक के खसारे का हिसाब रखा था। जब तेरे मंजर का सहर टूटा तो हमने जाना कि ज़िंदगी तो सादा कागज़ थी जिस पर तेरा लिखा ही मौत पर ठहरा। उसने मज़ीद खड़े रहना मुनासिब ना समझा, शायद वो सच में सो रहा था। उसने रुख बदला, अगले लम्हे उसकी कलाई एक नरम गिरफ्त में थी। मैं कैसे उसको यकीन दिलाऊं जो मुझको जान से अजीज तर है कि उसको भूलूं तो मर ना जाऊं। वो तेजी से पलटी और उस अल्फाज ने दिल में उतारते हुए उसे हल्का सा घूरा तो वो इतनी ही देर से सोने का ड्रामा कर रहा था। कहा था ना कि मेरे पास तुम्हें खोने का इतना हौसला ही नहीं, मेरा दिल इतना मजबूत नहीं था यार। वो मध्यम लहजे का शिकवा था। मोहब्बत में इतनी शिद्दत अच्छी नहीं होती हसाम कि जिनसे मोहब्बत की जाए उन्हीं का तमाशा लगा दिया जाए। वो जब्त करते करते भी तड़क सी हुई। वो हैरान हुआ और करा के रह गया। तमाशों की बात दोबारा मत करना दरीन कि इस बार सारे का सारा नुकसान ठेकेदारों के हिस्से में आया है। सारा दर्द हमने झेला है कि राजपूतों के सीनों में तो आज भी पत्थर धड़क रहा है। वो न चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया और इस रंजीदा खड़ी लड़की को बहुत फुर्सत से देखा। अपने चाचा मियाँ से कह देना कि अब हिसाब बराबर हुआ। उसके संजीदा लहजे ने शरारत को छुआ। चाचा मियाँ की वही जिद है कि अब राजपूतों की कोई भी कीमती चीज़ जट्टों की तरफ नहीं जाएगी। वो मुंह बिना सवार कर मुस्कुराई और हाथ छुड़ाना चाहा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। उसने गिरफ्त और सख्त की। अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ कि हमारा शुमार अभी भी शरफा में होता है और तुम। वो उसे आवारा कहते कहते खामोश हो गई कि उसकी संजीदा निगाह दरीन के तीखे पलकों पर ठहर सी गई थी। उस एक माह में हम ठेकेदारों ने जिस मुफलसी तकलीफ और खसारे का सामना किया है तो सारा हिसाब बराबर कर दिया है। वो मुस्कुराते हुए बोला और हाथ में पकड़ा उसका हाथ अपने दिल पर रखा। हाँ, अगर तुम हिसाब बढ़ाना चाहती हो तो कुछ देर मेरी धड़कनों को शुमार करती रहो। अभी हम राजपूत औरतों पर इतना बुरा वक्त भी नहीं आया कि हम तुम जैसे आवारा गर्द की धड़कनें शुमार करें। उसने झेप के हाथ छुड़ाया और बेसाख्तगी से हंसता वो शख्स निगाह मिला के इकरार कर रहा था कि हम जट आज भी राजपूत औरतों को यूँ देखते हैं जैसे खुदा देख लिया हो। अच्छा जी, तो ये हो गई हमारी नॉवल कंप्लीट और वाकई बहुत प्यारी बहुत अच्छी सी नॉवल थी। और मुझे शाहिद का करैक्टर भी काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि उसने हमेशा सबके बारे में सोचा था और मुझे दोनों की लव स्टोरी तो काफ़ी अच्छी लगी है। इसमें एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी था कि वाकई में कुछ लोग होते हैं जो कंगाल तो हो जाते हैं लेकिन उनकी नाक ऊंची रहती है तो वो बच्चों का भी नहीं सोचते हैं अपने नाक के वजह से। इसमें वो काम रईस ने किया है जो अपने वजह से न ही दरीन का सोच रहा था और इधर हसन के घर वाले भी नहीं सोच रहे थे कि हसन की मामा जो थी तो वो भी नहीं सोच रही थी अपने बच्चों का। तो वाकई में लोग नाक ऊपर करने की वजह से बच्चों का भी नहीं सोचते। तो ये बहुत अच्छा सोशल मैसेज था और स्टोरी तो बहुत मज़े की थी ही। मैंने इतनी प्यारी सी क्यूट सी स्टोरी बहुत कम ही रीड की है आज तक। तो हाँ, ये बहुत प्यारी स्टोरी थी। और आपको कैसी लगी अपना रिव्यू लाजमी देना है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू नॉवल के साथ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।